च कौशल्याना जागविणाराशो जागविणाराशो. ओके. विविध व्यक्तिमत्वांच्या जीवनाचा प्रवास, श्रवणीय अनुभवांची असे माहिती खास. सगळ्यांना हा टॉक शो असे सजग बनवणारा, विजन विस्डमच्या अगदी जवळ नेणारा. माइंडाच्या कौशल्याना जागविणारा शो, माइंडफुल हा टॉक शो. माइंडफुल हा टॉक शो, माइंडफुल हा टॉक शो. नमस्ते नमस्ते भाई और बहनों, फिर से एक बार हम मिल रहे हैं हमारे ये टॉक शो में, जिसका नाम है माइंडफुल हार्ट टॉक शो, अर्थात पैशन, प्रोफेशन और पर्पस. मैं डॉक्टर आरती सूर्यवंशी और हम आज बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे हस्ती से जिनके नाम पर गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज है और जिन्होंने 3500 से भी ज़्यादा गाने लिखे हुए हैं. तो ये दूसरे कोई नहीं है, ये है समीर जी और वो आए हैं यहाँ पे. समीर जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, माइंडफुल हार्ट टॉक शो में. थैंक यू वेरी मच. समीर जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने. अरे नहीं कोई क्या, जैसा मिलिंद ने बोला ना कि वी आर लाइक अ फैमिली, उसने जब रिक्वेस्ट की तो मैंने बोला यार डेफिनेटली. और रघुवंशी जी के बारे में मैंने वैसे भी बहुत सुना है. हाँ जी. तो मैंने बोला एक बहुत अच्छे इंसान के बारे में मिलना है, उनसे बात करना है. डेफिनेटली आई विल कम एंड आई विल डू दैट. वैसे जनरली अब हम लोग करते नहीं, उसका रीज़न है कि यूट्यूब चैनल जो है अपना खुद का, तो दे प्रिफर कि भैया आप दूसरी जगह मत दो, वरना आपका ब्रांड जो है और आपके पर्सनल में जाता है. बट बहुत रेयरेस्ट अब जो है, और हमारे पास बेस्ट एक्सक्यूज होता है, मैं तो बोल देता हूँ भाई आप साइन विथ यूट्यूब, तो आई कैन नॉट गिव टू एनीबडी एल्स. अच्छा. मगर आपके यहाँ मैं ये बोल नहीं सकता था, इसलिए मुझे आना पड़ा. नहीं सर, चलिए, ये तो YouTube चैनल के लिए ही है. हाँ, तो कोई बात नहीं है. तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार. और मैं भी आपके घर के बारे में ही उसी तरफ से शुरू करना चाहती हूँ कि आपके पिताजी भी, वो भी उस ज़माने के बहुत बड़े गीतकार थे, वो भी गाने लिखते थे. तो उस एनवायरनमेंट में आप कैसे पले पढ़े, कैसे बड़े हुए, कैसा माहौल रहता था घर में, और आपको हमेशा गीतकार ही होना था, क्या क्या था वो सब? हमें बहुत उत्सुकता है सबको सुनने की. आरती जी देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ी है, मैंने बहुत महान लोगों की जर्नी के बारे में पढ़ा है. बट अब जब पढ़ते हैं एक लंबे अंतराल के बाद, एक 40 साल का पीरियड जीने के बाद, तो ऐसा लगता है कि जो भी अचीवर्स रहे हैं या जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है, उनकी जीवन यात्रा बहुत आसपास होती है. थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं ना, जनरली सिमिलर होती हैं. सो हम बनारस के एक बड़े ही छोटे से गांव में हमारी पैदाइश हुई. और शुरुआती दौर में, जैसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. मेरे दादाजी जो थे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे, और पिताजी 1953 में मुंबई चले आए. अच्छा. मेरी पैदाइश जो है 1958 की है. अच्छा. तो मतलब मैं जब पैदा हुआ उससे पहले पिताजी जो है मुंबई में आ चुके थे. अच्छा. हम पढ़ाई करते रहे, गांव से फिर शहर गए. शहर में पूरी एजुकेशन की मैंने, और उनकी मनसा यही थी, उनकी तमन्ना यही थी कि मैं कुछ भी करूं मगर फिल्मों में ना आऊं. अच्छा. और मैं भी कभी नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे घर का एटमॉस्फेयर भी नहीं था. मेरे दादाजी जो थे वो बैंक में थे, मैं स्कूल में था. और जिस शहर में रहता था, कौन से शहर में आ गए? हाँ, बनारस में. अच्छा, बनारस में. बनारस से बिलोंग करता हूँ. मेरे मतलब मैं बॉर्न एंड बॉटम बनारस में हुआ. फिर मैंने BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने M.Com किया. अरे वाह. और पिताजी चाहते थे कि मैं या तो CA बन जाऊं, या कहीं बैंक में नौकरी कर लूं, या मैं कोई बिजनेस कर लूं. मगर चूंकि मेरे दादाजी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थे, तो एक अपॉर्चुनिटी थी, और उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि
कोई उनकी एक संतान या उनकी संतान की संतान बैंक में लग जाए, ताकि वो एक परंपरा जो है कायम रहे और एक विरासत जो उनकी थी कोई संभाले। लकली मैंने इंटरव्यू किया और मेरी नौकरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लग गई। अच्छा। लग गई और मैं 2 दिन बैंक में जब काम करने गया तो पता नहीं मेरे अंदर से, मेरे जहन से, मेरे दिल से कोई आवाज़ आती थी कि समीर ये तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं है, तुम गलत जगह पे आ गए हो। अब मैंने कई बार सुनने के बाद ये फैसला किया कि नहीं, मुझे मेरे दिल की सुननी चाहिए, ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि 2 दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। ओके। और जब ये बात घर वालों को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि उस ज़माने में 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में बैंक की नौकरी मिलना मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट होती थी। सच में। और चूंकि हमें, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो लगता था कि यार एक सहारा मिल गया सबको। दादाजी रिटायर हो चुके थे, कोई पापा जो थे वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, तो पैसे का कोई माध्यम नज़र नहीं आ रहा था कि हाउ वी विल सर्वाइव। अभी चूंकि गांव में थे, खेत थे, तो उससे अन्न आ जाते थे, खाने पीने की तकलीफ नहीं थी। और मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड के बाद से ही मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए थे। अच्छा। क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल खर्चे के लिए मुझे पैसा मिलता नहीं था। बराबर है। पिताजी कुछ एक सर्टेन अमाउंट भेजते थे जिससे घर का खर्चा चलता था। फिर मैंने धीरे धीरे जर्नलिज्म थोड़ा बहुत सीखा, मैं जर्नलिज्म करने लगा। मगर कहीं ना कहीं चूंकि अंदर पोएट्री मुझे विरासत में मिली है, मेरे ब्लड में है, ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम रही। तो शुरुआती दौर में मैं कुछ लिखता रहता था, और कोई लाइन फ्लैश करके आती थी तो मुझे लगता था ये क्यों आ रही है। हाँ। मगर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो अंदर एक जर्म्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे। अच्छा। तो कभी एक लाइन आती थी, मैं उसको लिख लेता था। करेक्ट। फिर धीरे धीरे वो एक लाइन की जगह 2 लाइन आने लगी। अच्छा। और कहते हैं ना कि जैसी सोच होती है वैसी संगत होती है। तो धीरे धीरे ग्रुप ऑफ राइटर्स से क्लोजनेस होने लगी। अच्छा। तो वो मिलते थे तो हम लोग कुछ पोएट्री पे भी बात करें, कभी मैं उनको कोई लाइन सुना दें, कभी वो मुझे कोई लाइन सुनाएं, तो लगने लगा कि नहीं यार इसमें मज़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं स्कूल के ज़माने से। करेक्ट। और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहा। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते मुझे याद है मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो पहली बार मैंने एक पूरी कविता लिखी। अच्छा। और उस जमाने में एक नई कविताओं का बड़ा दौर चला था, और वो कविताएं जिनको मैं बहुत पसंद नहीं करता हूँ, मगर सुनने वालों को बड़ी चमत्कृत करती हैं वो। अच्छा। लोगों को लगता है यार क्या सिमिलीज हैं, क्या थॉट्स है, बड़ा अलग है। तो मुझे केवल उस कविता की पहली लाइन अभी याद है। प्लीज और बताइए उसका वो जो लाइन थी कि गर्भवती सड़क पे रेंगता हुआ चांद। तो लोगों को लगे कि यार ये तो कमाल की लाइन है, गर्भवती सड़क पे रेंगता हुआ चांद। और उसके लिए मुझे पहला पुरस्कार मेरे इंटर कॉलेज में मिला। तो और हौसला अफजाई हुई मेरी। मैंने बोला यार ये कुछ मामला अच्छा लग रहा है। फिर हम लोगों ने, वो जो दोस्तों का एक ग्रुप था, तो हम लोगों ने एक छोटी सी गोष्ठी बना ली, एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। तो हर शाम हम वहाँ जाते थे, एक दूसरे को नशिस्त बोलते हैं, एक दूसरे को सुनना सुनाना हमारा वहाँ होता था। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग मंच तक चले गए। तो पहले कॉलेज में, स्कूल में जो कवि सम्मेलन मुशायरे होते थे, वहाँ पे हमको बुलाया जाता था। मुझे याद है कि पहली बार मेरी ज़िंदगी का जो कवि सम्मेलन था, वो मैं BHU में BCom कर चुका था, MCom में मैंने एंट्री ली थी, और एक कवि सम्मेलन रखा गया था। अच्छा। और कॉलेज का कवि सम्मेलन आप इमेजिन करिए, सारे बदमाश लड़के लड़कियां और मंच पे। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना नाम वहाँ दूँ, मगर सारे दोस्तों ने मेरा नाम लिख के दे दिया कि हमारे कॉलेज का एक लड़का भी पोएट्री पढ़ेगा। और अच्छे अच्छे शायर आए हुए थे वहाँ। खैर, अब मेरे पहले, ये मेरा बैड लक था, 2-3 शायरों की वो दुर्दशा की है इन लोगों ने, उनको सुनने को तैयार नहीं। वो कोई लाइन सुनाए, बच्चे चिल्ला रहे हैं, अरे पकाओ मत, हटाओ, भगाओ, क्या सुना रहा। अरे मैंने बोला यार ये तो अपने कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं गया मंच पे और उन्होंने ऐसा सुन लिया। बर्गर, अच्छा मेरा 3 बार नाम अनाउंस हुआ। मैं क्राउड में बैठा हूँ, मैं उठ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी।
फिर बच्चे सब मेरे जितने दोस्त थे सब जबरदस्ती पकड़ के मुझे लेके मंच पे गए। अच्छा। अब मैं मंच पे मुझे खड़ा कर दिया माइक के सामने, हाँ। अनाउंसमेंट हो गया कि भाई हमारे कॉलेज का लड़का जो है अब आपको पोएट्री सुनाएगा। अब वहाँ से मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ कि मैं फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ से बचूं कैसे। हाँ हाँ हाँ। लकीली उस जमाने में मैंने एक कव्वाली लिखी थी, अच्छा। उसकी कुछ चंद लाइनें ही मुझे याद आई, क्योंकि मैं इतना घबराया हुआ था, नर्वस था, तो मुझे लगा यार लाइन यहाँ के लिए बड़ी सूटेबल है। अच्छा। तो मैंने वो लाइन सुनाई। बाद में वो गाना B.R. चोपड़ा की फिल्म में मेरा रिकॉर्ड भी हुआ। अच्छा। मगर वो लाइन थी कि हाँ। लड़के हाँ। पूछते हैं लड़कियों से, और मैंने कहा कि यहाँ पे तमाम लड़के लड़कियाँ सब बैठे हैं, मैं अपने दोस्तों की तरफ से एक सवाल करता हूँ लड़कियों के बारे में, और मेरी कविता का उन्वान भी यही है कि क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं। अच्छा। क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। अच्छा। अब वो अरे लड़के बाप रे। चिल्लाना शुरू हुए कि वाह वाह, अरे मेरा उत्साह बढ़ा कि यार क्या कुछ मैंने ऐसा बात है। सुना दिया हाँ, जिसमें हाँ, इनको मजा आ रहा है। अब लड़कियां चिल्लाना शुरू की, ए हमारा जवाब सुना, ए हमारा। अरे मैंने बोला भाई जवाब तो मैंने लिखा नहीं था यार, मगर इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया कि अच्छा इसको कुछ उल्टा करता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा एक मिनट आप लोग रुक जाओ, हाँ। मुझे थोड़ा सा वक्फा दो, मैं सुनाता हूँ। हाँ। और मैंने आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने वहीं का वहीं वो चंद लाइनें लिखी ऑन द स्पॉट। कि हाँ ऑन द स्पॉट, कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं। हाँ, हाँ। और मैं बोल के एक पॉज लेता था, तो एकदम एक्साइटमेंट, सब ऐसे देखते रहते थे कि अब नेक्स्ट लाइन क्या। एकदम कि क्यों क्यूरियोसिटी लड़के- बढ़ा हाँ, के। क्यों हाँ। लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हो तो कंवारे बताते हैं। अरे बाप अब रे। वो ऐसा जमा मैं आपको क्या बताऊं, बात है। और ये 2 लाइन सुना के पूरी क्लैपिंग और ताली वाली लेके मैंने बोला चूंकि ये मेरा पहला मुशायरा, मेरे कॉलेज का मुशायरा, तो मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूं, और बाकी जो शायर लोग हैं अपनी कविता और वो चिल्लाए नहीं तू, और मैं माइक वाइक छोड़ा, भाग के चला आया नीचे। सो वहाँ से धीरे धीरे ये जो सिलसिलेवार चीज़ें चलती रहीं, तो मेरा हौसला बढ़ता गया। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी शुरू की जिसका अच्छा। नाम रखा था मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा। ओके। और हमारे बनारस में एक ही एकेडमी थी, जैसे आनंद मिलिंद की एकेडमी है, उसका नाम था गुप्ता संगीतालय। अच्छा। तो मुझे कुछ बजाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक था, मगर अच्छा। फिर किसी दोस्त के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा, तो मैं बैंजो बजाना सीखने लगा। अरे वाह। तो उस जमाने में मुझे याद है, मैं पहली बार हाँ। जो गाना मुझे सिखाया था गुरुजी ने बैंजो पे, वो था वो जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया। yes, और जब वो बजाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगे कि यार इसमें से गाना निकल रहा है तो कमाल की, और मैंने सीख लिया। अब वो जो हमारी ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी, वहाँ मेरा 2 काम था। एक तो एंकरिंग करना, क्योंकि मैं शायरी वायरी बीच में सुनाता था, लोगों को, ऑडियंस को होल्ड करना मुझे आता था, और अगर कोई म्यूजिशियन नहीं है तो मैं एक गाना जाके बजा देता था, और एक ही गाना जिंदगी में सीखा और वही बजाया। तो यहाँ से थोड़ा मैं जैसा सोचता हूँ कि देखिए जब ऊपर वाला आपको नवाजता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रिपेयर करता है वहाँ तक ले जाने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी अब समझ में आ रहा है कि ये यात्रा और ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इसको मुझे वहाँ तक ले जाना है। तो अब चूंकि ट्यून पे यहाँ गाना लिखना था, तो कहीं म्यूजिक का अंदर होना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा संगीत की नॉलेज भी मुझे हो गई। और तो आपका पाथ भी बन रहा था। और धीरे धीरे आगे की प्रिपरेशन भी हो रही थी। अब कभी तब ये जहन में नहीं था कि गीतकार बनना, ये मैं अपनी खुशी के लिए, मज़े के लिए करता था। अब जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे नौकरी छोड़नी है, और मैंने अपनी माँ से 500 रुपया लिया, और मुझे वो तारीख याद है कि 5 अप्रैल 1980 को मैं काशी एक्सप्रेस पकड़ के 6 तारीख को मैं मुंबई की सरजमीन पे आ गया था। ओके। और उसके बाद यहाँ की जो लड़ाई शुरू हुई, संघर्ष चालू हुआ। अब यहाँ पिताजी को तब तक पता नहीं था कि मैं बॉम्बे आ चुका हूँ, और मैं गाना लिखने आया हूँ, कोई खबर नहीं थी। अच्छा। मैं मेरे शुरुआती दौर में मैं अपने रिलेटिव एक हैं मेरे फूफा जी, उनके यहाँ मैं रहा।
तकरीबन 1 महीना उनके यहाँ था मैं। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, उन लोगों को, क्योंकि बेचारे टीचर थे, एक छोटी सी चाल में रहते थे, तो मुझे लगे कि इनकी फैमिली के लिए जगह नहीं है, मैं इसमें कैसे पड़ा हुआ हूँ। मैंने फिर अगेन वही लड़ाई शुरू की जो मैंने बनारस में किया था, ट्यूशन शुरू की, क्योंकि तब मैं एमकॉम कर चुका था, मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता था, तो ट्यूशन शुरू किया। और जर्नलिज्म मैंने किया था। तो मैं यहाँ गया तो उस ज़माने में एक बड़ी मशहूर मैगजीन निकलती थी, माधुरी, जिसमें फिल्मों के बारे में लिखा होता था, तो उसके एडिटर थे विनोद तिवारी। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके उनसे मिला, और जब मैंने उनको बताया कि मैं गीतकार अंजान का बेटा हूँ, तो पहले तो उनको बड़ा सदमा लगा कि यार आप अंजान जी के बेटे हो और यहाँ के मैगजीन में क्या करना। तब मैंने जब उनको अपनी प्रोफाइल दिखाई कि मैंने बनारस में काफ़ी जर्नलिज्म किया है, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, देखो वैसे तो हमारे यहाँ सब परमानेंट लोग हैं, मगर तुम अंजान के बेटे हो इसलिए, और अंजान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं तुमको हर 15 दिन में जब मैगजीन आती है तो किसी एक का इंटरव्यू बोलूँगा, और तुम जाके वो इंटरव्यू करके लाना, मुझे लिख के दो, मैं छापूंगा। अच्छा। और वहाँ अच्छा पैसा मिल जाता था। उस जमाने में मैं महीने में अगर 500 रुपये कमा लेता था ना, तो ऐसा लगे कि अब तो इस 500 रुपये में तो मेरी ज़िंदगी एकदम शहनशाहों की तरह चलेगी। अच्छा। क्योंकि खर्चा था नहीं कुछ, 10 या 12 रुपया एक चाल में मैं रहने लगा, उसका भाड़ा होता था। करेक्ट। और अकेला आदमी, कुछ खा लिया, नहीं खाया, कई रातें ऐसी भी गुजरी कि कुछ खाया भी नहीं, भूखे ही सो गए, मगर ज़िंदगी कटने लगी। ट्रेन का पास बनवा लिया था, तो ट्रेन से आना जाना, बस से, कई बार तो मैं मालवनी में रहता था तब, मलाड में। अच्छा। तो मलाड से मालवनी पैदल ही चला जाऊं, क्योंकि यूथ था, यंग था। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला चालू हुआ और मेरा सर्वाइवल चालू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पहला इंटरव्यू मैंने किया था शक्ति कपूर का। अच्छा। और आज भी शक्ति कपूर से मैं मिलता हूँ तो उनको बताता हूँ, अरे बोले यार मुझे तो याद भी नहीं है। खैर उसके बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ललिता पवार, लीला मिश्रा, बहुत लोगों के इंटरव्यू। क्या बात है। और धीरे धीरे मैं इसलिए भी इंटरव्यू करता था कि उनके माध्यम से मैं अपनी इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा, और मैं उनको जाके कुछ लाइनें सुनाऊं, और मैं बोलूं कि यार आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए किसी। इस बीच पिताजी को पता चल गया, मेरी माँ ने खत लिखा, और वो बड़े नाराज़ भी हुए कि भाई वो यहाँ आया और उसने मुझे बताया भी नहीं। फिर उन्होंने मेरे फूफा जी को फ़ोन करके बुलाया, जहाँ भी है उसको लेके आई। तो एक मुलाकात मेरी है पाम्पोस में हुई, बांद्रा लिंकिंग रोड पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। और उसके बाद ये बड़ी लंबी कहानी है, वे तो कम से कम 4 घंटे आपसे बात करूं तो भी ख़त्म नहीं है। फिर उनके साथ मैं आ गया, और उनके साथ एज ए लिटरली असिस्टेंट की तरह मैं आया। और उन्होंने मुझे लिखना सिखाना शुरू किया। बताया उन्होंने कि बेटा तुम जिस दुनिया से आए हो वो दुनिया और ये दुनिया बहुत अलग है। पहले यहाँ की टेक्निकलिटी समझो, यहाँ की चीज़ों को समझो, ये विधा और वो विधा बिल्कुल अलग है। जो तुम शायरी वहाँ लिखते थे वो शायरी यहाँ नहीं चलेगी यहाँ। फिर मैं उनके साथ सेटिंग्स में जाने लगा, रिकॉर्डिंग में जाने लगा, बहुत सारी ट्रेनिंग उन्होंने दी। उसी बीच मैं जब म्यूजिक डायरेक्टरों के यहाँ जाने लगा तो जो मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, उषा खन्ना जी उस जमाने की बड़ी मशहूर संगीतकारा थी, और उन्होंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया। तो वहाँ एक कैरेक्टर मुझे मिला, सिंगर था वो। अच्छा। तो आनंद मिलन का घर जो था उषा खन्ना जी के घर से मेरे ख्याल चल के जाए तो 5-6 मिनट के, खार में उनका भी था। तो मैंने बोला तू कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला कि मैं आनंद मिलन क्या जा रहा हूँ, चित्रगुप्त जी से मिलने। तो मैंने बोला यार चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो ये हमारी आनंद मिलन की पहली मुलाकात थी। अच्छा। और जब मैं डैडी से मिला तो डैडी को बहुत अच्छे से जानते ही थे। तो मिले, मुझे बहुत प्यार से समझाया और बहुत डिटेल में उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा कि क्यों तुम आए चित्रगुप्त जी ने, क्या करना चाह रहे हो, और बताया कि बेटा बड़ी मुश्किल लाइन है और एक गीतकार के लिए तो और कठिन है तपस्या यहाँ की, मगर अब तुम आ ही गए हो। तो बोले देखो मैं तो हिंदी फिल्म नहीं करता, मैं तो ओरिजिनल फिल्में करता हूँ। अच्छा। और तुम्हारी भाषा भोजपुरी की है तो मैं तुमको कुछ फिल्मों में कहूँगा तो वहाँ तुम गाने लिखो, मगर मेरे बच्चे दोनों जो हैं वो संगीतकार बनना चाहते हैं और वो तुम्हारे हम उम्र भी हैं, तो मैं तुम लोग को उन लोगों से मिलवाता हूँ। अच्छा। उनके साथ बैठ के कुछ काम करते रहो, देखो कभी संयोग बन गया तो। और ये पहली मेरी मुलाकात और मेरा पहला इंटरेक्शन आनंद मिलन से हुआ। अच्छा। डैडी हमको इन लोगों से मिलवा के चले गए। अच्छा। फिर हम लोग बैठे और अभी चूंकि हम उम्र थे
और धीरे 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 हमारी दोस्ती होने लगी, और दोस्ती हुई तो फिर हम लोग बोले यार हम लोग कुछ काम करते हैं। फिर हम लोग स्टॉक के गाने, मैं कुछ लिख के दूं, ये ट्यून बना लें, ये कुछ ट्यून बना के दे, मैं लिख दूं। ये करते 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 करीब मेरे ख्याल से 6 महीने हम लोगों ने तैयारी की, और फिर ये डैडी लोगों को खबर लग गई कि ये लोग अच्छा। कुछ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। सो उन्होंने बोला कि यार, मेरे डैडी ने, इन्होंने भी बोला कि एक काम करते हैं कि बच्चे लगे रहते हैं, देखें तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग दिन था जब हाँ। उन्होंने बोला भाई आज हम लोग तुम लोगों को सुनने आने वाले हैं। ओ। अभी आपको मैं लता जी के सामने बैठा दूं, बोलूं कि कोई गाना सुनाओ, तो आधा तो आदमी वैसे ही बेहोश हो जाए। अब हमारी तो हालत खराब कि ये लोग सुनेंगे, पास करेंगे, फेल करेंगे, मालूम नहीं। और बुरी हालत हम तीनों की। हम बैठे हुए हैं, फिर आ गए दोनों पिता, हाँ। और बैठ गए सामने, बोले सुनाइए। अब हिम्मत करके हम लोगों ने सुनाया तो उनका रिस्पांस अच्छा मिला। हाँ। कि नहीं, तुम लोगों को काम आता है और अच्छा है, करते रहो, अरे और कोशिश करो, और बेहतर करो, अच्छा है। फिर तो उस रात तो हमारी सेलिब्रेशन हो गई कि यार अब तो हम पास हो गए, अब तो हमको इंडस्ट्री में कोई रोक नहीं सकता। तब कुछ अता पता नहीं था कि मिलेगा कोई मौका, नहीं मिलेगा। खैर, इस बीच आनंद मिलिंद को एक बड़ी फिल्म मिल गई, क़यामत से क़यामत। हाँ। और वो फिल्म बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक सदमा लगा कि यार हम तो टीम बैठ के कर रहे थे, हम लोगों ने इतने गाने भी बनाए, और वहाँ पिक्चर बड़ी मिल गई मजरू साहब के साथ इन लोगों को, तो अब मेरा तो गया, यहाँ से तो मेरा पत्ता कट गया। तो आनंद से मैंने बोला, तो आनंद ने बोला यार आप फिक्र मत करो, अभी हम लोग को अगर काम मिलेगा तो सारी पिक्चर तो मजरू साहब के साथ हम करेंगे नहीं, तो कोई ना कोई फिल्म आपके साथ भी मिल जाएगी। फिर एक अलग कहानी है कि कैसे हम लोग, ये लोग जा रहे थे आमिर खान से मिलने। हाँ। क्योंकि आमिर खान एक फिल्म दूसरी कर रहे थे, दिल। हाँ। तो उसमें पहले म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण थे, और आमिर खान ने बोला कि नहीं, मेरी पिक्चर में आनंद मिलिंद ही चाहिए मुझे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हिट म्यूजिक दिया मुझे। और फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको चेंज करके मैं भी इनके साथ चला गया। जब वहाँ ये बात हुई कि इन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास कुछ गाने हैं, आप आके सुन लो, हाँ। तब राइटर की बात आई। तो हुआ कि भाई राइटर कौन? तो उन्होंने बोला सर हमारे कुछ गाने समीर जी ने लिखे हैं, आप आके सुन लो, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जिसके साथ बोलेंगे हम लोग कर लेंगे। लकली वो लोग आए, और उनको हम लोगों के जो स्टॉक के गाने थे, कुछ गाने उनको पसंद आ गए। अच्छा। अब यहाँ से जो है मुकद्दर जो है वो बदला। और अच्छा। पिक्चर मिली हम लोगों को, और वो गाने रिकॉर्ड हुए, और बहुत बड़ी हिट हो गई पिक्चर। और फिर यहाँ से जो ये टीम बनी, फिर तो आज तक एक इतिहास जो सिलसिला शुरू हो गया वहाँ से। ऊपर वाले ने एक इतिहास जो लिखवाया वो लिखवा लिया। सो इन समरी अगर मैं आपको बोलूँ, मेरी जीवन यात्रा जो रही है वो इस स्टेजेस से गुजर के यहाँ तक पहुँची। यस, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। कहाँ से आप आए और कैसे आए, और कैसे शुरुआत हुई, आनंद मिलिंद जी के साथ भी कैसे शुरुआत हुई, और ऐसा करते करते कब गिनीज बुक में आपका रिकॉर्ड दर्ज हो गया, मतलब पता भी नहीं चला आपको इतनी, मतलब क्या हुआ आरती जी, देखिए हुआ क्या, यही सवाल कभी मेरे बच्चों ने भी मुझसे पूछा था कि डैडी हाउ यू अचीव्ड दिस गोल। सो मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा, तुम लोगों के लिए बड़ा आसान सवाल है, मगर मुझे एक दिन का टाइम दो तो मैं बता सकता हूँ। आरती जी, मैं 2 चीज़ों का बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, और बहुत कुछ पढ़ने, बहुत लोगों से मिलने, बड़े बड़े फिलासफर, प्रोफेसर और जर्नलिस्ट, और जो भी आप नाम ले, मैं बहुत लोगों से मिलने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा कि हर आदमी की फिलासफी, मंत्रा ऑफ सक्सेस जो है वो सबका उनको पता है या नहीं है, मगर उसके पीछे की ताकत है वो यही है। और मैंने उसको पकड़ लिया, तो मुझे लगा कि यार ये जो 2 चीज़ है, ये अगर मैं पकड़ के रखूंगा तो मैं जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, और उसी पे मैं लगा रहा। पहला तो था कि जब मैं गीता मैंने पढ़ी, तो जो पहला श्लोक था कृष्ण का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यस, कि कर्म जो है वो हर सफलता की कुंजी जो है, ताकत जो है, आपको जीवन में जो कुछ मिलता है, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि कर्मा आपका जो है ना, वही उसका बेस रहा है। हाँ। दूसरा रहा है, एक मैंने किताब पढ़ ली थी द सीक्रेट, हाँ, और वो मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी।
तो कहीं मेरे दिल में एक बात बैठ गई कि यार ये पॉजिटिव थॉट्स कि जिंदगी के आसपास निगेटिविटी को आने मत दो। बराबर। आप जैसा सोचते हो, आप रामायण में उस जमाने में लिखा तुलसीदास जी ने, और यही जो अब हम जिस फिलॉसफी पे आप बात कर रहे हैं वही लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी ते तैसी, कि आप जैसी सोच रखते हो वैसी उपलब्धि होती है। तो अगर सोच में आपके निगेटिविटी है तो उपलब्धि भी निगेटिव होगी, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। अब इन दो चीज़ों पे मैं काम करता रहा, तो मैंने बच्चों से बोला कि देखो बेटा, कुछ इसका मंत्रा नहीं रहा है, मैंने केवल काम किया है। काम करने की वजह, मैं तो जिंदगी में ये सोच के आया था कि एक गाना रेडियो सिलोन पे बज जाए तो मैं चला जाऊं। मेरे तो कभी ध्यान में ये बात थी ही नहीं कि ये रिकॉर्ड मिलेगा, वो पुरस्कार मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा, वो अवार्ड मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी रेगुलर में आती रहती हैं और आपको मिलती रहती हैं। आप अपना काम करते रहो। करेक्ट। आप इनके चक्कर में अगर पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, काम भी जाएगा और वो भी नहीं मिलेगा। सो बेसिक जो मिला गिनीज बुक, कर्म करते रहना इम्पोर्टेंट है। उसका उसके पीछे का दो ही मंत्रा रहा है। और इतने सारे कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया और आज तक किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर से मेरा कभी तकरार नहीं हुआ, मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। और हमेशा जीवन में एक चीज सीखी कि आप डाउन टू अर्थ रहो कभी, क्योंकि ये हमको अपने पेरेंट्स से मिला। हमने अपने फादर को भी देखा था कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उनके चेहरे पे, उनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं आया। पापा हमेशा एक बात बोलते थे कि जीवन में केवल दो चीजें बदलती हैं, इसके अलावा कुछ अगर बदले तो गड़बड़ है। वो है एक वक्त और एक मौसम। ये कुदरत अपने आप इनको बदलती रहती है। अगर आप बदल गए तो इसका मतलब है आप में कहीं गड़बड़ चल रहा है, पहले उसको ठीक कर लो, नहीं तो सफर करोगे। तो जीवन में ये जो कुछ भी मिला, आज भी मुझे यही लगता है कि अभी मैं साहिर साहब के गाने सुनता हूँ, बख्शी के सुनता हूँ, पापा के सुनता हूँ, तो लगता है अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है यार। इन लोगों ने तो इतना बड़ा झंडा गाड़ा है कि उसके आसपास कहीं पहुंच जाए तो समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास तौर से हम जिस लाइन में है, ये जो क्रिएशन है ना, मैं बोलता हूँ क्रिएशन इज लाइक ए ओशियन, एंड जो क्रिएटिव होता है इट्स अ ड्रॉप ऑफ ओशियन, जिसको बोलते हैं ना हम, एक बूंद हैं। करेक्ट। हर बूंद की प्यास होती है समंदर बनने की, और वो बनना मुमकिन है ही नहीं है, तो उसी प्यास में मर जाना, मगर वो तलाश समंदर की रहनी चाहिए। आप अपना काम करते रहो और कभी ये मत सोचो कि आपने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि जो आपने किया कुछ नहीं है, सामने बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स आपके पड़े हुए हैं। क्या तो जो भी कुछ जीवन में मिला भी उसके पीछे की ताकत यही रही। और दूसरी बात देखिए, आपका कर्मा, आपकी ये चीजें एक जगह है, दूसरे हैं आपके भाग्य की बात, क्योंकि जो लिखा गया है उसको आप टाल नहीं सकते हो, वो आपको मिलना ही है। तो उस पे चिंता मत करो, क्योंकि जो रिटर्न है वो तो है, उसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। आप थोड़ा बहुत अगर उसमें परिवर्तन ला सकते हो तो केवल अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से। अगर उसमें गड़बड़ी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जीवन में कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ सोचने समझने के बाद जो कुछ ईश्वर ने दिया, और आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कहीं कोई शिकवा गिला नहीं है। जीवन में जो कुछ मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। कोशिश आज भी हम लोगों की जारी है कि जीवन में कुछ अच्छा हो, बाकी तो अपने हाथ में कुछ नहीं, उसके अलावा। करेक्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि कर्म करते रहो और ज़्यादा, हाँ मतलब ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। नहीं, ये बहुत दोनों अहम चीज़ें आपने बताई है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो इतनी अच्छी बातचीत चल रही है, तो आपसे भी मैं ये सुनना चाहूँगी कि ये जो प्रोसेस है गीत बनाने की, तो ये आपके लिए कैसी रही? आप अलग अलग गीतकारों के लिए अलग अलग ही डेफिनेटली होती होगी, तो आपके लिए ये कैसी रही? आरती जी, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसका कुछ नहीं है। हाँ। हम गीतकार और कवि का एक बड़ा फर्क है कि गीतकार हमेशा वो लिखता है जो एक कहानी लिखवाती है, जो एक किरदार लिखवाता है, जो कई बार एक कंपोजिशन लिखवाती है, या कई बार एक सेलेक्टर लिखवाता है। ओके। कवि जो होता है फ्री होता है, वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। तो पहली बात तो ये कि हम वो कभी लिखते नहीं जो हम लिखना चाहते हैं। हम हमेशा वो लिखते हैं जो उस कहानी की डिमांड है, उस कहानी में उस किरदार की जो डिमांड है।
और हमारी चॉइसेस जो हैं वो कितने लोगों के चॉइसेस के दायरे में हैं। एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लग रही है मगर हमारे डायरेक्टर को पसंद नहीं आ रही है तो वो वहाँ बेकार होगी। तो और वो अच्छे बुरे का फैसला कि जो हमने लिखा है वो सही है या गलत है, ये भी भाग्य की बात है कि जो सामने सेलेक्टर बैठा है वो कितना बेवकूफ़ और कितना समझदार है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत से अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा रहे हैं। हाँ। सो आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये दुनिया ही ऐसी है, इसकी एक रवायत है, उसके साथ हमको चलना पड़ता है। सो हमको भी पहले तो कहानी दी जाती है, कहानी के बाद उस सिचुएशन बताई जाती है और उस सिचुएशन में जो कलाकार जो होता है, जैसे हमने दिल लिखी, बेटा लिखी, साजन, आशिकी लिखी, तो उसके किरदार अलग थे। फिर सडन हम लोगों की पिक्चर मिल गई कूली नंबर 1। हाँ। तो अब वो साजन में मैं शायर बन के लिख रहा था और यहाँ कूली बन के लिखना पड़ा। तो हमको बहुयामी होना पड़ता है, बहुत से रंगों में ढलना पड़ता है। और हमारे लिए एक संतोषानंद जी की बड़ी खूबसूरत लाइन है, एक गीतकार की इससे खूबसूरत परिभाषा नहीं हो सकती कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि आपको जिस रंग में ढाला जाए आप उस रंग में ढल जाओ और आप वो गाना लिख दो। वो पसंद आ गया वेल एंड गुड, नहीं पसंद आया वेल एंड गुड, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारा सब कुछ दूसरे पे डिपेंड करता है। दैट्स ट्रू एक्चुअली। क्या बात है। तो ये जो आपने गाने लिखे, इतने बढ़िया बढ़िया गाने लिखे हैं आपने, तो इतने सारे सिचुएशंस में इतने सारे गाने, एक गाना जब आप लिखते हो तो इतनी सारी इमोशंस को खूबसूरती से उसमें लाना, समेटना, और एक रोमांस, ये एक हमने भावना ली, तो अलग अलग कितने सारे अलग अलग दरिए से आप उसकी तरफ देखते हो। मतलब अलग अलग पिक्चर्स के लिए, अलग अलग एक्टर्स के लिए, अलग अलग कहानियों के लिए एक ही भावना अलग अलग तरीके से आप आपके गीतों से सामने ला सकते हो। तो ये कैसे, मतलब तो जो मैंने आपसे बोला ना, पानी रे पानी तेरा रंग, यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ भी है और यही हमारा सबसे बड़ा हुनर भी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर सकते और आप में एक रूपता आ गई और आप एक जैसा ही सोचने लगेंगे तो आप इंडस्ट्री में मत आओ। फिर आप फ्रीलांस करो, आप कवि बन जाओ, आप एक क्लासिकल म्यूजिशियन बन जाओ, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आता है वो लिखो, गाओ, बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम। मगर हम लोगों के सामने वो मजबूरी, और हमको शायद देखें कुछ लोगों को किसी खास काम के लिए ईश्वर पैदा करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को पैदा किया केवल क्रिकेट खेलने के लिए, करेक्ट। भीमसेन जोशी को पैदा किया केवल क्लासिकल गाने के लिए, लता मंगेशकर को पैदा किया केवल कमर्शियल गाने। सो सवाल ये है कि वो हमको उसने बना के भेजा ही ऐसा। देखिए, आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो कम्युनिटी है ना, जिसको संगीतकार गीतकार बोलते हैं ना, ये बन नहीं सकते, ये बने बनाए भेजे जाते हैं। हम उसको डेवलप कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग शायद इस तरह के बने हुए हैं कि हमको आप किसी भी रंग में डालो हम ढल जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो आगे चलकर क्या नए कुछ आपने गाने लिखे हैं? आरती जी, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि इसी से मोहलत नहीं मिल रही है, यही लिख लूँ तो समझ लीजिए ज़िंदगी जो है सफल हो गई। इसके अलावा और कुछ करने की तमन्ना नहीं है। आखिरी सांस तक केवल लिखना है, लिखना है और लिखना है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, मुझे पसंद नहीं है। और एक काम जो जिसमें महारत मुझे हासिल है, जो ईश्वर मुझे से करवा रहा है, तो वो ही करूं। और हमारे यहाँ एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, कि जो एक चीज आपको आती है वही करो तो उसी में आपको बरकत है। हाँ। बहुत कुछ करने जाओगे तो जो वो हो रहा वो भी जाएगा, तो जरूरत नहीं है। और ईश्वर ने सब कुछ दिया, जो कुछ मैंने सपना देखा था सब कुछ उसने कर दिया है, तो बेहतर है। हाँ, अब उसमें जो कुछ मैं कर पाता हूँ, मैं कुछ अपनी किताबें लिख रहा हूँ, मेरी बायोग्राफी आ जाएगी। अच्छा। कभी भी मेरी लिटरेचर की तरफ मेरी कोई किताब नहीं थी, एक किताब आ गई है, किताब आने वाली है। अच्छा। सो ये सारी चीज़ों में मैं जब फिल्मी गानों से थोड़ी फुर्सत मिलती है तो इन कामों में व्यस्त रहता हूँ बस। क्या बात है, क्या बात है। आपके बेटे भी गीतकार बनना चाहेंगे आगे चलकर, कि वो क्या करना चाहेंगे? मैं चाहता तो बहुत था, मगर वो उनकी रुझान इस तरफ नहीं है। वो अभी LA में पढ़ रहे हैं, फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं। अरे वाह।
और इस साल कंप्लीट हो जाएगा तो आएंगे। अब उनकी तमन्ना डायरेक्टर बनने की है, इंडस्ट्री में रहेंगे। हाँ। मगर मेरी विरासत की तरफ उनकी नज़र नहीं है। अच्छा। और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं, एक अमेरिका में सेटल्ड है और एक बॉम्बे में है। सो वो दोनों शुरुआती दौर में गाती वाती थी, बट उनको कभी वो शौक ही था, उसको उन्होंने प्रोफेशन बनाने की कोशिश नहीं की। और मैंने बच्चों पे कभी किसी चीज़ का कोई प्रेशर डाला ही नहीं। सो बच्चे अब अपना अपना फैसला ले चुके हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में हैं। अब उनके भविष्य में जो लिखा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना अचीवमेंट होगा। That's true. ये बच्चों की कहानी यही है। Yes. और मेरी लेगेसी मेरे तक है। और लकीली हम लोग एक ऐसा काम करते हैं जो हम रहें न रहें, सदियां जो हैं वो गाने गुनगुनाती रहेंगी। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के साथ ईश्वर की। अजरामर हो गए हैं जी 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 जी। यस यस यस। और अभी हम आपसे यही सुनना चाहेंगे कि नई कुछ रचनाएं होगी आपकी, तो आप कौन सी भी एक रचना हमें हमारे दर्शकों के लिए कुछ। देखिए आरती जी, फिल्मी गाने तो मुझे सुनाने नहीं है, क्योंकि लोग इतना सुन चुके हैं कि नहीं, मुझसे फिल्मी ज़्यादा मेरे गानों के बारे में वो जानते हैं। करेक्ट। मैंने जब मेरी पहली किताब लिखी जिसका नाम है समीराना गीत। अच्छा। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपने फादर को डेडिकेट करूँगा, क्योंकि वो गीतकार रहे हैं और मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। मगर वो किताब मैंने अपनी माँ को डेडिकेट किया। अच्छा। और उसकी 2-4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। एक तो मैंने माँ के ऊपर, अच्छा। फिल्मी गाने तो लिखे हैं बहुत, मगर तो ये कविताओं की, ये कविताओं की किताब है। और वो कविताएं हैं जो फिल्मों में नहीं है। मेरा दूसरा पक्ष अगर लोग देखना चाहें, हाँ पोएट्री है, अगर उसका दूसरा पक्ष देखना चाहें मेरा, तो वो किताब अमेज़न पे हर जगह अवेलेबल है। करेक्ट। माँ के ऊपर मैं बहुत सोच रहा था कि मैं माँ पे क्या लिखूं। और इतना बड़ा ये विषय है कि जब सोचने लगो तो दिल हिल जाता है कि माँ पे इतना कुछ लिखा गया है। That's true. तो मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा कि कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली। वाह वाह वाह, क्या बात है। केवल माँ को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो सारी जन्नत यही है। और एक मेरी ज़िंदगी की एक बहुत कमाल की फ़िलासफ़ी है जो मैंने उसमें लिखी है उसमें, और ये मेरा बहुत मानना है और मैंने इस पर बहुत अमल भी किया है। कि कहता है कि जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, जहाँ आप टूट जाते हैं, जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। अरे वाह। जहाँ आपको लगता है कि मेरी सोच अब खत्म हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप फिर सोचना शुरू करोगे तो वहाँ से कोई नई दिशा दिखेगी। तो कहता है जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिनको समझते हैं अजनबी, उन्हीं से कोई वास्ता निकलता है। अरे बाप रे, कि जीवन में वही आपको हेल्प करके चले जाते हैं जो जिनसे आप कभी वाकिफ ही नहीं रहे हैं, जिनको आप जानते ही नहीं हैं। और ये हमारे साथ हजारों बार हुआ है। तो उस चीज़ को मैंने पोएट्री में पूरी एक नज्म है, ये लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये एक पोएट्री की किताब है जिसका नाम है समीराना गीत। समीराना गीत, और वो अमेज़न पे अवेलेबल है। हाँ है, जरूर हम मंगवाएंगे उसको और जरूर पढ़ेंगे। और भी दूसरी भी किताब आपने अभी आ रही है किताब। अच्छा, इस साल मेरी बायोग्राफी भी आ जाएगी। अरे वाह। तो उसका नाम अभी उसका नामकरण हुआ नहीं है, बट हो जाएगा कोई ना। वाह वाह, हम तो डेफिनेटली पढ़ना चाहेंगे आपकी जीवनी को, आपके आत्मचरित्र को। और इसी के साथ मुझे लगता है कि थोड़े कष्ट हो रहे, लेकिन बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे रुकते हैं और फिर से ज़रूर मिलने की तमन्ना रख के हम यहाँ पे। ये तमन्ना अगर आप रखेंगी तो फिर ये तमन्ना बड़ी लंबी रखनी पड़ेगी और एक सीरीज बनानी पड़ेगी आपको। नहीं, फिर आपके चैनल पे और किसी को आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं। सच में मैं तो चाहूँगी ज़रूर आगे चलकर तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली हम करेंगे। ये मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मेरे चैनल के लिए तो बहुत अच्छा लगा। और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपको, मुझे सबसे खुशी हुई कि आपने थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जाना, उसके बाद कुछ सवाल किए। और ज़रूर करेंगे, आगे भी मिलेंगे और बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
आप सबका पुनः एकदा बहुत बहुत स्वागत है हमारे माइंडफुल हार्ट टॉक शो में। समीर जी, आनंद जी एंड मिलिंद जी, आप सब इतने बढ़िया से बढ़िया गाने आपने आनंद जी और मिलिंद जी के लिए लिखे हुए हैं, आज तक 1000 से भी ज़्यादा। और इनकी एक ऐसी टीम बन चुकी है अब तक कि इतने सारे फिल्मों के लिए आनंद जी, मिलिंद जी ने चुना है समीर जी को ही गाना लिखने के लिए। तो ये अलग ही ऐसा एक कोलैबोरेशन है, एक ट्यूनिंग है आप सब लोगों का। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा गीत समीर जी का आप लोगों के अभी ध्यान में है और हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा पेश करना चाहोगे? वो 1000 गानों में से तो एक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, है ना, क्योंकि बहुत से गाने जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन आप कह रही हैं तो कोई एक गीत एक सुना देते हैं। ऐसे कौन से गाने हैं आपके दिल के करीब है? एक कोई रैंडम सेलेक्ट करते जो हैं, भी बिकॉज आपके दिमाग बहुत में आ सारे रहा हैं हो। गाने फिर तो। बहुत मुश्किल होता है आरती जी। क्या होता है ना भाई, 1000 गाने, अब तो 1000 से ऊपर भी हो गए होंगे, उसमें से कोई एक गाना अब आपको नाम गिनवाने लगे तो आपको लगेगा कि ये तो सब गाने आपको गाने पड़ेंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितनी फिल्में की हैं उसमें से 75% तो डेफिनेटली बोल सकते हैं ऐसी फिल्में रही हैं जिनका ट्रेंड सेटर म्यूजिक रहा है। वाह। और मेरे ख्याल से हम ही लोगों ने अलग अलग तरह के गाने, बहुत रेयर होता है, बहुत टाइप्ड म्यूजिक डायरेक्टर बहुत से होते हैं जो एक ही तरह के गाने बनाते, मगर हमको ऐसा नहीं लगता कोई ऐसी गली है जिस गली के गाने हम लोगों ने नहीं बनाए। क्या बात है। क्लासिकल ले लीजिए, रोमांटिक ले लीजिए, सैड ले लीजिए, कव्वाली ले लीजिए, नौटंकी ले लीजिए, आइटम पूरी वर्सेटैलिटी वर्सटैलिटी, और वो बहुत आसान नहीं होता। नहीं। मगर अब आपने जिक्र छेड़ दिया है कि कुछ सुनना है, तो मेरे ख्याल से वो गाना जो था अंजाम का गाना, बड़ी मुश्किल। हाँ। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, जब एक तरह की फिल्म हिट होती है ना तो लोग बड़ी डिमांड करते हैं उस तरह के गाने सुनने के लिए। करेक्ट। जैसे दिल हिट हो गई तो दिल के टाइप के गाने बना दो, बेटा हिट हो गई तो बेटा के टाइप के। मगर ये गाने का कॉम्बिनेशन कमाल है। और ख़ास तौर से जब मैं लिख रहा था तो इसमें दिल वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा। मगर वो पहला जो गाना लिखा था कि न जाने कहाँ दिल खो गया, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। अब इसमें दिल को मैंने क्या किया है वो आप सुनिए और आपको समझ में आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सच अ वंडरफुल स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग। जी। बढ़िया। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। क्या बात है, बढ़िया। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। वाह। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। अब ये जो गाना बना, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, और उस ज़माने के दूसरे गाने और उसके पहले बहुत पुराने जो गाने आपने बनाए थे, वो गाने, वो मतलब मैं कौन से भी आजकल के युवकों के साथ मैं जब बात करती हूँ, मेरी बेटी है या उसके फ्रेंड्स हैं, उनको वो गाने भी अभी तक याद रहते हैं, जैसे पहले वाले जो थे 80s के, 70s के, 60s के, इवन लेट 50s के गाने लोगों को याद है। और उसके बाद का जो दौर आया, 90s के बाद का जो दौर आया, वो जो गाने बने वो इतने ध्यान में नहीं रहते हैं बच्चों के दिमाग में। तो क्या उसके पीछे क्या कारण होगा? जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि देखिए, जो गाना हमेशा याद रहता है उसमें दो बातें बहुत स्ट्रांग होती हैं। एक है मेलोडी। मेलोडी मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन बी अ वेरी सिंपल मेलोडी। और दूसरी बात है गुड राइटिंग। हाँ।
वेरी सिंपल गुड राइटिंग। लेकिन बाद में बहुत से गाने जो आप जिस हीरा की जिक्र कर रही हैं, वो मेरे ओपिनियन में साउंड ओरिएंटेड होने लगे। अच्छा। तो इसको बैक सीट पे रख के कि इसमें हम ग्रूव क्या डालेंगे और बेस लाइन क्या होगा, और पूरा गाना जो कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिसको हम लोग कहते हैं ना रूह, वो मिसिंग है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। पता नहीं समीर जी वाकिफ हैं कि नहीं। नहीं, मैं भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज्यादा आ गई। टोटली अग्री ऑन इट। अच्छा। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अभी ऐसा हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर है लॉजिक, मैकबुक प्रो और लॉजिक लेके बैठ गए, उसमें भी ग्रूव्स है, रिदम्स है। करेक्ट। तो वो ऑन कर दिया और रिदम सुन रहे हैं 4 बार 8 बार, फिर उस पर कुछ बेस लाइन डाल दिए, फिर कुछ कॉर्ड्स डाल दिए। कॉर्ड्स भी वो मतलब बजे हुए कॉर्ड्स होते हैं, यू डोंट हैव टू प्ले एनीथिंग, जस्ट कीप कॉपी एंड पेस्ट इट and then you start thinking about a tune. मतलब तरीका ही उल्टा हो गया। But 1 out of 10 I would still say अच्छे गाने वैसे भी बनते हैं कभी कभी but 10 on 10 नहीं मिलेगा वो, नहीं मिलेगा, because construction of a song में first thing is melody and poetry. करेक्ट। और उसके बाद आप जैसे भी सजाइए। अभी मतलब पोएट्री थोड़ी सी बाजू रह जाती है, इवन मेलोडी भी नहीं, अभी ऐसा हो गया है कि बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू हुआ है, मगर आप इंटीरियर में क्या करने वाले हो आप पहले। एक पॉइंट मैं कई लोगों से कहता हूँ आजकल कि 1 सेंटेंस, यू शुड नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर शुड नॉट स्टार्ट यूजिंग यू। दिस इज वन बेसिक मिस्टेक विच मेनी पीपल आर मेकिंग। That's true. And there is Sameer ji one more term which people use nowadays, sound designing. हाँ. अभी important sound designing को दिया जाता है, गाना बनाया नहीं बनाया, लिखाया नहीं लिखा। उसके पीछे एक और भी कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि जो साउंड है, शोर है, इतना ज़्यादा दुनिया भर में हो गया है ना, और उन लोग ये जब काम शुरू किए तो भूल गए कि साउंड ठीक है, मैं बोलता हूँ साउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोर बहुत है, शोर के साथ कहीं ना कहीं आपको मैच करना जरूर, मगर केवल शोर से नहीं होगा, शोर के साथ जो रियल चीज़ है उसके पीछे आप एक बात करते हो और चिल्ला के बात करने से कोई फायदा नहीं है। जो बात करे वो बात क्या है, पहले तो वो डिसाइड करो। अगर उस बात में ही दम नहीं है, आप कितना भी शोर मचाओ। अभी जैसे आप पार्लियामेंट में आप बात करते हैं, कोई आदमी चिल्ला के बात करने की उसकी आदत है, बट कोई आदमी उस पर अहमियत देता ही नहीं। मगर एक आदमी अगर राइट टॉपिक पे जब बात करता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। Correct. तो टॉपिक क्या है? लड़की खूबसूरत नहीं है और आप गहने पहनाए जा रहे हो, उसको साड़ी पहनाए जा रहे हो। अरे भाई, अच्छा दूसरी बात, पहले जब भी गाने बनते थे तो इमोशन जो होता था, ह्यूमन इमोशंस के कहीं आसपास गाने। अब यो 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 चिल्ला रहे, अरे भाई यो यो का कोई मतलब तो होगा, क्यों लोग गाएंगे यो यो? एक बार गा लिए, गाले साउंड सुनने के लिए, नाचने के लिए गा लिया। पहले आप जितने भी गाने सुनेंगे उसमें कहीं ना कहीं या तो कोई मैसेज होता था, या कोई इमोशन होता था, या कोई ना कोई जिंदगी की फिलॉसफी होती थी। करेक्ट। जब तक आप किसी चीज से रिलेट नहीं करोगे, आप गाओगे क्यों? ऐसे कोई फालतू चीज क्यों गाओगे? आज बच्चे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, क्यों गाते हैं? क्योंकि वो उनकी जिंदगी के साथ रिलेट करता है। पहले जितने गाने बनते थे उनमें कहीं, अभी जैसे आपने गाना सुना, बड़ी मुश्किल है खोया, ये कोई भी आदमी जो मोहब्बत करता है और उसका दिल कहीं खो गया है तो वो ये जरूर गाएगा, क्योंकि ये उसका अपना थॉट है। अब आजकल के गानों में ऐसा कोई मैसेज ही नहीं है, मीनिंगफुल जो चाहिए होना, और ये वो थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं बोलता हूँ केवल सोशल मैसेज ही होना चाहिए या पॉलिटिकल मैसेज होना चाहिए या फिर, मगर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के आसपास होना चाहिए, ह्यूमन इमोशंस के साथ। वो नहीं हो रहा। It should relate और to... इतना बिखरा हुआ है कि मुखड़ा कुछ है, उसकी धुन कुछ है। और द वर्स्ट पार्ट, अभी जो मिलन ने बात कही है कि 90% जो प्रोग्रामर थे, जो म्यूजिशियंस थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। उनको ये लगने लगा कि म्यूजिक डायरेक्टर करता क्या है, एक ट्यून बना के लाके दे दिया। अरे भाई, तुमको पता नहीं है, बेसिक चीज तुम्हारे पास नहीं है, और वही कि जमीन नहीं है, मकान बना रहे हो, तो कैसे बना रहे हो? वो सोचो तो सही। मगर ये एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि अब एटलीस्ट मैं पिछले 6 महीने 1 साल से रियलाइज कर रहा हूँ, नाउ पीपुल आर रियलाइजिंग
जिस तरह से म्यूजिक डेटोरेट हुआ है, उसका स्टैंडर्ड गिरा है, फिल्में जिस तरह से हिंदी की फ्लॉप हुई हैं, लोगों को अब म्यूजिक की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी है कि नहीं यार, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अगर ये चीज़ समझ गए तो फिर सब चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी। एक्चुअली जैसे आप पुराने फिल्मों की बात कर रही थी, तो 6 गाने होते थे, 8 गाने होते थे, म्यूजिकल फिल्म्स होती थी। मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ आफ्टर 2000, जो आपने मेंशन किया कि म्यूजिक बैक सीट हो गया, ले लिया, और फिल्मों की कहानी अच्छी हुई हैं। कई फिल्मों में नई टाइप की कहानियां होती हैं, मगर जहाँ 6 और 8 गाने होते थे, अभी 3-4 गाने होते हैं। उसमें से एक गाना प्रोमो में सिर्फ बजेगा, फिल्म में है ही नहीं। और जो बाकी 3 गाने हैं वो एक मुखड़ा बजेगा, छोटा सा ब्रिज म्यूजिक चाहिए उनको, अंतरा एक दिए तो दिए, उसके बाद फेड आउट हो जाएगा, नेक्स्ट सीन पे चले जाएंगे। तो गाने तो होते ही नहीं, गाने ही नहीं, बराबर है। नहीं, और कहानी क्या बन रही है आजकल? 2 ही विषय रह गया उनके पास, कहानी वो तो गाने, क्राइम और सेक्स। इसके अलावा कुछ बना ही नहीं रहे। आप जितने OTT पे देखो, सब पे वही चल रहा है। ये कितना देखेंगे, और इसमें क्या म्यूजिक डालेंगे आप? और क्राइम में वो भी आ गया, हॉरर। हाँ, वही हॉरर एंड क्राइम इज बिकम लाइक। तो मुझे ये जो बातें आप सब बता रहे हैं, इसमें एक अहम मुद्दा मुझे ऐसे समझ में आने लगा है अभी, कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर एक के ऊपर है। मतलब जो फिल्म बना रहा है उसके ऊपर भी है, जो डायरेक्शन कर रहा है, जो गाने बना रहा है, जो एक्टर है, सबके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मतलब क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है कि ये 2 चीज़ें हमने की तो बदलाव आ जाएगा? देखिए, सबसे जरूरी है हमारा जो काम शुरू होता है ना, उसकी सबसे बेस लाइन जो होती है वो होती है कहानी। जब तक कहानियाँ अच्छी नहीं लिखी जाएंगी तब तक कहीं कोई सुधार नहीं हो सकता। और वो सुधार के लिए ज़रूरी है कि वो रूट से शुरू होना चाहिए। अगर आप ये बोलें कि नहीं यार ये लोग गंदे गाने लिख रहे हैं, गंदा म्यूजिक आ रहा है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। बराबर है। क्योंकि वो जो लोग लिखवा रहे हैं वो क्यों लिखवा रहे हैं, पहले तो वो ये समझे। और जो अच्छा म्यूजिक हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझा जाए। बहुत इम्पोर्टेंट। और केवल देखिए, परिवार से वो चेंज चाहिए। जब परिवार में चेंज होता है तो समाज में होता है, समाज में होता है तो फिर कंट्री में होता है। अभी वो पता चला एक ही जगह आप गाली हम लोग दिए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। पहले बेसिक एक अच्छी कहानी, एक अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली, और जो लोग अच्छा काम करते हैं या करते रहे हैं वो हमेशा ही अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि उनको आप वो ज़मीन तो दो अच्छा काम करने की। अभी हम लोगों को आज जितने भी लोग हैं, ये बड़ा नसीब है कि कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने बहुत लेजेंडरी काम किया है। अभी आप उनको काम करने का मौका ही नहीं दोगे, और ये जो इल्जाम कह रहे नहीं ये लोग तो पुराने हो गए, अरे भाई पुराना नया कुछ नहीं होता, यहाँ अच्छा और बुरा होता है। अच्छा अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो जो अच्छा करने वाले उनको तो दो काम, वो देना नहीं, मगर अब देंगे। अब ये उनको समझ में आ गया है कि नहीं, अब उनको उनके साथ काम करना पड़ेगा अगर अच्छा काम करना है। तो आई थिंक वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, और हो जाएगा। कोई भी बुरी चीज बहुत लंबे समय तक मार्केट में रहती नहीं। बराबर। तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा होना ही होना है। तो समीर जी के जो बात कर रहे थे समीर जी अभी आप, तो उसमें मुझे ये समझना है कि कहानी एक रूह होती है कौन सी भी फिल्म की। रूह है, वही है जो सब चीज उसी पे बेस है ना। आज एक एक्टर भी जो परफॉर्म करता है, वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर भी इंस्पायर होता है कहानी से और उन किरदारों से। अब वही नहीं है तो फिर तो हवा में आप फेंकते रहो तीर, लगा नहीं लगा। आनंद जी आप क्या कहना चाहते थे? नहीं बिल्कुल वैसे नहीं, दोनों चीज में ये जो बोल रहे हैं कितना सही है। दोनों चीज कहानियां नई नहीं है तो पुरानी उठा के उन लोग देते हैं। करेक्ट। कहानियां नहीं दे रहे मिलिंद, गड़बड़ी हो रहा। कहानियां दो तो फिर भी करी मत, केवल गलत कहानी में अच्छा गाना डाल के गाने को भी खराब कर रहे हैं। कहानी तो खराब है ही है। नहीं, और हर फिल्म एक बनती है फिल्म, उसके बाद उसका 1, 2, 3 अब तो जितनी बनती है 1 के बाद तो सब खराब ही बना रहे हैं। कुछ नहीं मतलब एटलीस्ट 1 जैसी तो बनाओ, वो भी नहीं बन रही। हाँ, दैट्स ट्रू। इट इज लाइक ट्राइंग टू कैश ऑन द टाइटल। बस वो केवल ब्रांड को कैश करने की फिराक में लगे हुए हैं। पहले लोग ब्रांड कैश करने के लिए नहीं बनाते थे। पहले उस एक बड़ा अच्छा मैंने बताया था, कई बार इंटरव्यू में बोला, सुभाष घई ने बहुत अच्छी बात बोली कि द कारपोरेट कैन मेक प्रपोजल, दे कैन नॉट मेक फिल्म।
प्रपोजल नहीं बन रहा है यहाँ। पहले राज कपूर म्यूजिक सेटिंग जब करते थे तो 2 महीना जाके अपने टेक्नीशियंस के साथ वो जिस शिद्दत के साथ काम अपने लोरी फार्म में काम करते थे। हाँ। आप यश चोपड़ा क्या, मैंने काम किया, मैंने देखा है वो लोग टेक्नीशियन के साथ कितनी, पिक्चर शुरू होने के पहले 1 महीने तक पहले दोस्ती चलती थी, खाना पीना चलता था, एक दूसरे को समझते थे, कहानी जी जाती थी, फिर काम शुरू होता है। We used to spend so much time with the together. producer director. तो एक दूसरे को जानना भी कितना और ये काम, इम्पोर्टेंट चीज क्रिएटिव है। काम जो है ना आरती जी, ये मोहब्बत का काम है, शिद्दत का काम है, बराबर। डिवोशन का काम है। ये नहीं है कि आपने बोल दिया अरे गाना व्हाट्सएप पे भेज दो, अरे कहाँ भेज दे भाई, किस चीज के लिए भेज दे। ये तो यही हुआ कि आपने डॉक्टर को अपना रूम बताया नहीं और उसको बोला कि अरे दवाई कोई भेज दो खाने, अरे भाई क्या दवाई भेज दे, खा लेते, पहले तुम अपनी बीमारी तो बता। व्हाट्सएप पे चेक तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नहीं, पता चला हुआ है ब्लड प्रेशर और दवाई दे दिया, हार्ट का पता चला मर गया अच्छा खासा आदमी। तो वही हो रहा है, लोग मार ही रहे हैं एक दूसरे को। और समीर जी ये भी मेंशन करना चाहिए हम लोग को कि सारे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? नए नहीं बन सकते हैं। एग्जैक्टली। आप लोग में दम नहीं है नया कंपोज करने बनाना का। ही नहीं है ना, शॉर्ट टर्म ना, वो प्रपोजल बना रहे हैं ना, अरे वो हिट गाना था डाल देना चल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कम से कम समय में बस ज्यादा से ज्यादा पैसा, मतलब कमाने की बस भूख में लगे हुए हैं और वो गलती कर रहे हैं यार, गलती कर रहे हैं। वो लॉन्गर रन में दे आर गोइंग टू सफर। अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आ रहा है, ये एक अच्छा साइन है। अब समझ में आ रहा है, जिस तरह से फिल्में फ्लॉप हो रही है ना, दे आर रियलाइजिंग कि नहीं गड़बड़ है कहीं, समथिंग इज रॉन्ग समथिंग इज रॉन्ग। एंड वो जो व्हील फिर से मतलब चलता ही रहता है, तो वैसे हमें अनुभवी लोगों के साथ चलना ही पड़ेगा, उनको साथ में लेना ही पड़ेगा। वो बहुत और हमारे देश में जो कल्चर रहा है म्यूजिक का, हाँ, उसको आप उठा के बाहर फेंक नहीं सकते कि बराबर। हम एक आध फिल्म ठीक है जिसमें जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है म्यूजिक की, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं म्यूजिक के बिना तो वो इट इज इन आवर सिस्टम, हो ही नहीं सकता। डांस एंड म्यूजिक इज विद इन अस, यू नो, फ्रॉम बर्थ टिल द पर्सन इज ओल्ड। आप तो देखते हैं ना, हर ओकेजन पे म्यूजिक ही होता है, म्यूजिक ही चाहे आप होता ही है। मेहंदी का फंक्शन हो, चाहे ये हो, मैं भी आप जैसे इंडिया में देखिए, फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट। यस। एंड बिकॉज फैमिली इज इम्पोर्टेंट, 50, 60, 70s में फैमिली ड्रामास बनते थे। यस। आज एक भी नहीं बनता है फैमिली ड्रामा। नहीं बनता है, नहीं बनता है। मतलब पूरे फैमिली को साथ में लेकर जाकर बैठकर बहुत हाथ, वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, ऐसी फिल्में बनती है कि वी कांट टेक एवरीबडी विद अस। बट आई थिंक एवरी decade you find changes, and we hope and pray यस। कि अभी better times come, you know. बुरे वाला डिकेड था, अच्छा वाला डिकेड आएगा। अच्छा वाला डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। यस। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में कि आपके आइडियल्स हैं, आप उनके आदर्श मानते हैं, आपके मेंटोर्स मानते हैं? हर एक का उत्तर डिफरेंट होगा। क्लियर कट है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी में आज मैं जहाँ भी हूँ, मेरे पिता की वजह से उन्होंने ही मुझे बनाया इस काबिल कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। दूसरा, मैं जिनको बहुत एडमायर करता हूँ या मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर रहा हूँ, एक मजरू सुल्तानपुरी साहब, अच्छा। और एक आनंद बख्शी। अच्छा। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरा गुड लक रहा है कि मैं उनसे मिला भी हूँ, उनकी दुआएं भी ली हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया है। तो ये 3 लोग मेरी ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचाने में क्या बात है, मेरे रोल मॉडल जैसे रहे। अरे वाह, बढ़िया। तो एक कोई किस्सा आपका होगा दोनों के साथ, किसी एक के साथ आपके ध्यान में? किस्से पे आप जाएंगे तो फिर बड़े लंबे लंबे किस्से हम लोगों के हैं, बड़ी लंबी बातें हो जाती हैं। एक छोटा सा किस्सा। नहीं, जैसे कि कई बार मजरू साहब के बारे में आपसे बोलूं कि एक ऐसा भी टाइम आया जब हम कंपटीटर की तरह उनके साथ थे, क्योंकि मैं भी बहुत नाम मेरा भी हो गया था, उनका नाम तो था ही। मगर उस वक्त भी देखिए कितना हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था। मैं चूंकि उर्दू बहुत अच्छे से नहीं जानता था, तो मैं कई बार ऐसा रहा कि ये गम है या गम है, ये नुक्तों के बारे में मैं उनसे बात करता था, तो इतने प्यार से बैठा के बताते थे। क्या बात है कि देख बेटा, तेरे हिंदी में जो है ऐसा होता है, उर्दू में ऐसा होता है, और ऐसा करना चाहिए। एक और चीज़ उनसे मैंने बहुत अच्छी पूछी थी कि अंकल, कई बार ऐसा होता है कि मुखड़ा तो लिख लेता हूँ, अंतरा नहीं लिखा जाता, कि 1-2 लाइन को फिर आगे कैसे बढ़ाएं, ख्याल को आगे ले कैसे जाएं। उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई और इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। अरे भाई तो बहुत आसान, मैं तो बैठ में तुझे बताता हूँ।
बेटा अभी तू कोई भी गाना ले ले। तो मेरे उस वक्त याद आ गया गाना, शाहिर साहब का गाना था ना कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, हाँ। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। बोले हाँ देखो अभी तू गाना सुन लिया, अभी तूने 2 लाइन लिख ली कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। अब तुझे आगे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे क्या लिखूं। देख मुखड़े में ही 2 अंतरा होता है। ओह, मैं चौंका, भला मुखड़े में 2 अंतरा होता है? अच्छा। बोले तू एक छाता ले ले हाँ और अपने बगीचे में बैठ जा। हाँ। अब तू चले जा उस मौसम में, हाँ क्योंकि बरसात बोला जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, बरसात है और रात है। अब पहली लाइन उसने क्या लिखी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, तो पहला अंतरा पूरा उस बारिश पे लिख दे कि कैसे बारिश हो रही थी, हवाएं कैसी चल रही थी, क्या कितना अंधेरा था। ये हो गया एक अंतरा तुमने इस पे लिख दिया कि वो हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी और जिसम पे वो पानी ऐसे गिरता था जैसे कोई शोला गिर रहा है, ये लिख दिया। एक हो गया जो भी उसको तुम वो उस मंजर को ध्यान में रख के जो कुछ लिखोगे बरसात। फिर क्या लिखा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। अब तू पकड़ ले उस लड़की को, अब उसकी तारीफ में लिखना शुरू कर कि जब उस लड़की को मैंने देखा तो वो कैसी थी, पहले उसकी ब्यूटी के बारे में लिख, और उस वक्त उस बरसात में वो लड़की कर क्या रही थी। वो भीग रही थी तो उसका भीगा हुआ जिस्म तुझे कैसा रहा। और जब मैंने सुना रियली वो गाना तो दोनों अंतरे इसी विषय पे है। उसने जब वो लपेटा आंचल और भिगोया आंचल, अरे मैंने बोला यार 2 अच्छा बोले जैसे ही तू 2 अंतरा लिखेगा वो 2 अंतरों से तेरे को आगे के 2 अंतरों का थॉट मिल जाए। बस ये बात मैंने पकड़ ली और आज तक जब मैं फंसता हूँ तो मैं वही कुर्सी लेके बैठ जाता हूँ। अरे वाह, बढ़िया यार, क्या किस्सा है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मजा आया सुनने में, बहुत ही मजा आया। क्या बात है, अमेजिंग। तो ऐसे ही नहीं बन जाते गीतकार, उन्हें कितना मतलब एक ब्लेसिंग्स होते हैं। लेजेंडरी लोगों का साथ मिलना, उनसे बात करना, ये भी सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बड़ा गुड लक है कि आप ऐसे लोग जैसे ये लोग या मैं, मेरे हमारे डैडी लोग संगीत जैसे, इन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में माहौल था। तो ये बहुत नसीब की बात है कि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसकी मिट्टी मिट्टी में म्यूजिक था। नहीं, उन्होंने तो आपको बताया, लेकिन आपने उसका एप्लीकेशन करना, नहीं बताया, वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ तो उन्होंने बताया, कुछ बिना बताए आ गया। कुछ तो सुनते सुनते आता है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आप कुछ चीजें सुन के ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, मगर वो ऑब्जर्वेशन के लिए वो मंजर तो मिलना चाहिए, वो जगह तो मिलनी चाहिए। अब पता चला आप किसी लोहार की दुकान के बेटे हैं और वहाँ संगीत का वहाँ संगीत है ही नहीं है, वहाँ तो लोहा तोड़ने का काम चल रहा है और वहाँ संगीत सुन रहे हैं। तो ये भाग्य था हम लोगों का कि हम लोग ऐसे घर में पैदा हुए। तो आनंद जी, आप भी बता दीजिए आपके मेंटोर्स कौन कौन रहे हैं, आपके आइडियल्स कौन, रोल मॉडल्स कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो पिताजी से सीखा, जो म्यूज़िक के बारे में और सिटिंग कैसे होती है, टेक्निकलिटी, सब तो उन्हीं से सीखा। बाकी फिर बहुत लंबी लिस्ट है, राइट फ्रॉम श्री रामचंद्र, बल्कि उससे भी पहले श्याम सुंदर जी, अच्छा, श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन, बर्मन दादा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो सबका संगीत सुन सुन के बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। करेक्ट। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट एनी वन पर्सन। राइट। तो सारे लोगों से इंस्पिरेशन, सब दिग्गज लोग हैं, जितना सीखो उतना कम। करेक्ट। तो फिर भी कौन सा? All have been my favorites, all these greats. फेवरेट तो है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा एक किस्सा दिमाग में आ गया हो आपके कि किसी के साथ नहीं, मुलाकात कई बार हुई है। एक बार पंचम दा के साथ कई बार मुलाकात हुई है उनकी, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड करते थे, एक स्टूडियो फिल्म सेंटर हुआ करता था वहाँ पर, और हम लोग भी काफ़ी गाने वहाँ रिकॉर्ड करते थे। तो कई बार ये होता था कि वो रिकॉर्डिंग करके निकल रहे हैं और हम लोग से मुलाकात हुई तो 1-1 घंटे तक बैठ के हम लोग अबाउट अ पर्टिकुलर सॉन्ग, तुमने रिकॉर्ड किया, इसमें रिदम सेक्शन में क्या यूज़ किया, अच्छा, और ये वायलिन सेक्शन कैसे किया, उसमें
ब्रास। तो मैं उनसे मजाक भी करता हूँ, बोला पंचम दा ये आप हमसे पूछ रहे हैं, ये हमको आपसे पूछना चाहिए। तो ही वॉज अ वेरी वंडरफुल पर्सन, नो ईगो, कोई प्राइड नहीं, कुछ नहीं। राइट, ये कितनी उनके साथ- जेन्युइनिटी है ना एकदम, हाँ। कि मतलब आपसे भी वो जानना चाहते थे। हाँ, तो उनके साथ कई बार फिर हम लोग उनके गानों के बारे में भी कई बार डिस्कशन करते हैं। और एक बार मेरी मुलाकात हुई थी ओपी नैयर जी का। अच्छा। तो हम लोग याद है जू होटल में बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज कर रहे थे होटल में। अच्छा। हमारे जो एक असिस्टेंट हैं दुबे जी, उनके साथ भी काम किए। अच्छा। तो उनका रिश्ता मतलब दुबे जी इज सीनियर, तो सडनली देखे ओपी नहीं जा रहा, दुबे जी जब हम लोग को तो मिलना ही है इनसे, तो दुबे जी सीधे पीछे गए, ओए नैयर बुलाए, तो नैयर साहब घूमे, अरे दुबे गले गले लगे, बोले नहीं नहीं आओ, इन लोग को मिलना है आपसे। तो इतने प्यार से मिले ओपी नैयर, बोले उस दिन पता चला वो भी हमारे पिताजी के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग के गानों की अरे तारीफ वाह। की है। बहुत तारीफ की है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा उस वक्त के एक बुजुर्ग हाँ। संगीतकार हैं, मैंने बोला वो तो कहते हैं कि संगीत खत्म हो चुका है, मतलब हाँ। तो बोला, अरे उसको क्या पता है तुम लोग के गाने बहुत अच्छे हैं। अरे तो वाह, एक किस्सा क्या बात। बता रहे थे वो हाँ। कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग। हाँ। उनके बारे में एकदम फेमस है कि जब स्टूडियो में जाते थे, मान लीजिए कोई भी म्यूजिशियन, टॉप का भी म्यूजिशियन हुआ, अगर 2 मिनट भी लेट आया तो ये दरवाजा बंद कर देते थे। अच्छा। और उसके बिना रिकॉर्डिंग होती थी। ओह। तो पंक्चुअलिटी का उनको बहुत ज्यादा था। 9 o'clock का शिफ्ट होगा ना, तो जितने म्यूजिशियन आ गए अंदर ठीक है, बाकी दरवाजा बंद, बाकी हम गाना रिकॉर्ड करेंगे। ओके। दोज हु हैव कम लेट गो होम। तो किस्सा हमको बता रहे उनके थे। बिना ही गाना हाँ। ओके। तो ये बता रहे थे कि हाँ। रेडियो सिलोन उन दिनों बहुत पॉपुलर था, ग्रंडिक वगैरह जो रेडियोग्राम होता था इतना बड़ा। राइट। बोले वहाँ एक आपके फादर का कोई गाना बज रहा था, नया गाना। तो बोले मैं सुना, मुझे मुखड़ा बहुत अच्छा लगा। फिर बोला एक अंतरा और सुन लो। फर्स्ट अंतरा सुना, बहुत अच्छा लगा। दूसरा अंतरा, फिर बोले आई सडनली रियलाइज्ड कि दिस इज ओपी नैयर एंड आई माइट गेट लेट फॉर माय रिकॉर्डिंग। तो जो है सबको बाहर निकाल देता हूँ, कहीं ऐसा उल्टा ना हो अरे जाए। बाप रे। तो फिर मैंने किसी से कहा कि ये गाने का रिकॉर्ड जो है लेके आना, और बाद में मैं आराम से सुनूंगा। तो इस तरह उनसे भी मुलाकात क्या हुई बात थी। है। प्यारे जी से कई बार मुलाकात हुई है। हाँ हाँ। कल्याण जी, आनंद जी, कल्याण जी ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था। 1-2 बार हम उनके साथ अच्छा। बैठे थे 2 घंटा अबाउट म्यूजिक, अच्छा। और बहुत सरल तरीके से वो बता देते थे। उनका ये ना कि अभी कोई पंजाबी प्रोड्यूसर है हाँ। तो उसको वेस्टर्न गाना मत सुनाना, अच्छा। क्योंकि उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो पहले ही सोच लेना कि ये है, तो उसके स्टाइल के गाने ओके। बनाओ। अब जैसे कूली नंबर 1 है तो उसमें तुम दिल या कयामत से कयामत तक के गाना स्टाइल के गाने नहीं डाल सकते। तो आई रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, Wow. क्योंकि इन लोगों ने इतना सारा काम किया हुआ है, हाईली सक्सेसफुल। Yeah, but this tip was very good. Yes. कि जैसे पंजाबी प्रोड्यूसर है, हाँ। और फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑफ इज ढोल, हाँ। एंड मेक अ सॉन्ग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ पूरा होना एकदम। चाहिए गाने तो में। उन बल्ले लोग, बल्ले। हाँ। वाह। और मिलिंद जी आपके आनंद ने तो सब बता जो ही तो दिया। या पप्पा हैज ऑलवेज बीन Correct. इंस्पिरेशन, करेक्ट। एंड आई बीन लकी दैट उन्होंने कई राग मुझे सिखाए गिटार अच्छा। पे, हाँ। क्योंकि जो गिटार सीखते थे वो तो वेस्टर्न स्टाइल था, करेक्ट। बट कई राग सिखाए और बोले इससे ज़्यादा मत सीखो, क्योंकि अगर लोग तुमको सुनना चाहते हैं तो तुम उतना डूबो मत रागों में। क्लासिकल जिसको सुनना है वो भीमसेन जोशी को सुनेंगे, तो जस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ आरो अवरो ऑफ एवरी राग, कि कभी किसी राग में कोई गाना बनाना गाना हो है, जाता एंड दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। एंड बाकी तो 60s के सारे एक से एक, सी रामचंद्र, चित्रगुप्त, रवि, ओपी नैयर, एस.डी. Wow. बर्मन, शंकर, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। करेक्ट। दैट इज द बेस्ट पीरियड, गोल्डन एरा ऑफ गोल्डन एरा। यस। एंड ये आनंद ने जैसे कहा, लक्ष्मी जी से हम लोग की बहुत अच्छी, तो मतलब दोस्ती तो नहीं कह सकते, वो सीनियर टू अस, बट बहुत बार मुलाकात होती थी लक्ष्मी जी से, प्यारे भाई से, कल्याणी भाई से, आनंद जी भाई से, एंड आर.डी. बर्मन से। प्यारे भाई से तो अभी भी मिलने जाता हूँ मैं कई बार। अच्छा। अरे वाह। एंड पंचमदा का आनंद जो बता रहा था, हाँ। तो ये वॉज सो डाउन टू अर्थ। जब हम लोग ने कयामत से कयामत तक रिकॉर्ड किया, तो पार्टी में मिले तो बोले कि ये साउंड कैसे मिला तुम लोग को। अच्छा। मैं बोला पंचमदा स्टूडियो आपका, फिल्म सेंटर, म्यूजिशियन सारे आपके, जो ड्रमर आपके लिए बजाता है वही बजाया, बेस गिटार वाला वही है,
गिटार वाले वही हैं। तो आप ऐसा पूछने मुझे अजीब लग रहा है, नहीं मुझे ये साउंड नहीं मिला, तू बता कितने माइक डाला था ड्रम में, कैसे किया था। सो कितने मतलब छोटी सी बारीक चीज है बट कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी कंपटीशन होता Yes, था yes, because yes. उनको अपने टैलेंट पे इतना भरोसा होता था कि डरते नहीं थे Correct. कि यार ये कुछ सीख लेगा या इससे मैं पूछ रहा हूँ तो इसको बुरा तो लगे, ये इसको लगेगा कि पंचम दा कुछ आता नहीं इसलिए पूछे। ऐसा नहीं था। इंटेलिजेंट एंड वो लोग इतना हेल्दी रखते थे ना कंपटीशन कि कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी कंपटीटर के साथ बैठा हूँ, ऐसा लगे दोस्त के साथ बैठा हूँ। इवन आफ्टर 60s कल्याण जी आनंद जी 70s 80s में बहुत अच्छे गाने दिए। अरे लक्ष्मी प्यारे के तो हम फैन थे, हम शुरू किए तो हमको लगता था कि वायलिन का रन हम लोग का ऐसे ही आना चाहिए जैसे प्यारे। वैसा साउंड मिलना चाहिए। वो एक डबल चाटी का ढोलक का ठेका होता है, हम लोग कोशिश करते थे वैसा हो। बल्कि शुरू में बहुत लोग बोलते थे कि आनंद मिलन का जो संगीत है वो लक्ष्मी प्यारे से काफ़ी मिलता है। अच्छा। बट अभी आके जैसे पैंडेमिक टाइम में और लास्ट 5 to 10 ईयर्स जब से एकेडमी खुली और ये मैंने इनको बहुत सुना और बहुत स्टडी किया पंचम दा को। ओके। और उस वक्त हम लोग पंचम दा से ज़्यादा एलपी से इन्फ्लुएंस्ड होते थे, मगर आज जब मैं बैठ के यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ मुझे लगता है पंचम दा वाज आल्सो अमेजिंग बिकॉज एकेडमी में कैरियोके शुरू किए, वोकल शुरू किए। जितने स्टूडेंट्स आते हैं जो डॉक्टर्स भी हैं हीरानंदानी हॉस्पिटल वगैरह में, सब पंचम दा के ही गाने गाना चाहते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, मतलब क्या उसके पीछे क्या रीजन होगा? I think he was ahead of his times, one thing. Okay. And second thing is the kind of tunes he gave. A common man could sing very easily. वर्सैटिलिटी बहुत थी, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह अभी के जैसे एक्सपेरिमेंट ओ मेरे दिल के एक्सपेरिमेंट ओ मेरे दिल के Experiments चैन, बहुत किए। ओ मेरे दिल के चैन, डॉक्टर नरेश शेट्टी हैं, वो सारा ग्रुप है, दे लव सिंगिंग ऑल दीस सॉन्ग्स। अच्छा। रात कली, एक ख्वाब में, ऐसे कई गाने हैं, कई। हाँ, मतलब आई बिकम अ वेरी बिग पंचम दा फैन। तो थोड़े से गा भी सकते हैं ऐसे गाने हैं। हाँ। एलपी का क्या होता था? एलपी का टिपिकली इंडियन गाना होता था, लाउड ठेका और सब, एंड इट यूज्ड टू अपील टू यंग से ज्यादा इट यूज्ड टू अपील टू द मिडिल क्लास पीपल। वेजिटेबल वेंडर्स आर देयर। अच्छा, करेक्ट। और स्मॉलर सिटीज। yes. So that's why they used to make a big, and पंचम दा का थोड़ा सा, But even LP have given a lot of variety. पंचम दा का थोड़ा यूनिवर्सल हिट्स उनके इतने ज्यादा हैं। बहुत है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी जो गाने आप सुनिए तो स्टडी करने के लिए बहुत मिलेगा आपको। वाओ। ये मीटर भी वो जैसे इंतकाम वगैरह का गाना था। आनंद जी, लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा था कि पंचम कभी भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन सकता है, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पंचम नहीं बन सकता। अरे क्या बात है। बढ़िया। But this उनका is fact. जुमला है, उनका खुद का जुमला है। आप सोचिए क्या हेल्दी कंपटीशन होता होगा, कितने ईमानदारी से लोग चीजों का एक्सेप्ट कर लेते थे। आज गाली देते हैं लोग, कुछ भी बकवास करते हैं, वो लोग बहुत, क्योंकि देवर तो इतना जबरदस्त टैलेंट था उन लोगों में ना कि उनको अपने काम पे बहुत तो भरोसा। जितना टैलेंटेड आदमी होता है उतनी नम्रता भी उसके पास आ जाती है। लक्ष्मी प्यारे को जब ब्रेक मिला और जब फिल्म पहली फिल्म की फर्स्ट कपल ऑफ फिल्म्स में वो इंटरव्यू देख रहा था उस दिन कि उनको हारमोनिका चाहिए था। अच्छा। तो पंचम दा बोले कोई नहीं बजाएगा, मैं बजाऊंगा, एंड ही प्लेड द हारमोनिका। कौन से गाने में? वो दोस्ती का। अरे वाह, हारमोनिका पंचम दा बजाए। क्या बढ़िया। वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। अभी हेमंत कुमार को उसमें बीन कल्याण जी भाई ने बजाया तो नहीं, वो गलत है। अच्छा, गलत हो? हाँ। और वो आनंद जी भाई बजाया तो था, बजाया। इसकी आनंद एक कहानी है। अच्छा, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। आनंद जी भाई अभी भी बोलते हैं, कल्याण जी भाई हमेशा बोले कि पापा एक फिल्म कर रहे थे नाग पंचमी। और उसमें उनको बीन का साउंड चाहिए था। तो किसी ने बोला कि कल्याण जी भाई एक क्ले वायलिन लाए, उसमें बीन का की आवाज निकलती है। पापा ने बुलाया, नाग पंचमी में बजवाया कल्याण जी भाई से। कल्याण जी भाई आज तक बोलते थे, मतलब जब तक थे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई भी बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम चित्रगुप्त जी के लिए मैंने बजाया। और फिर वो सुन के हेमंत कुमार बोले ये बहुत अच्छा, नागिन में बजाया। नागिन gave more popularity. That's why people remember that. Yes. क्या बात है, बढ़िया। गाने बहुत अच्छे थे। नाग पंचमी के वो लता आंटी का गाना था जिसमें बजाया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप तीनों से सुननी है कि जब आप तीनों एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो
तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि कैसा उसका प्रोसेस होता है कि आप दोनों के पास एक फिल्म आई है, गाना बनाने के लिए आपके पास गाना बनना है, उसके ऊपर गीत लिखवाना है, फिर आप समीर जी भाई क्या होता है सिचुएशन हाँ। कि हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। हाँ। अगर समीर जी बहुत अच्छा मुखड़ा कोई ले आए हाँ। तो हम लोग उसको कंपोज करते हैं। राइट। और अभी जब से हम लोग पॉपुलर हुए 90s, हाँ। लेट 80s और 90s में ज़्यादा काम किए, तो उस वक्त ये सिस्टम शुरू हो गया था कि हर सिचुएशन पे कम से दोनों कम तीनों का पहला जो मूवी था वो दिल था, राइट? दिल नहीं, हम लोग अब आएगा मजा। अब आएगा, पहले अब ही आएगा picture थे। मजा। वो अच्छा, हमारी पहली फिल्म। और अच्छा समीर नहीं, जी आप तीनों का बोल रही हूँ मैं इकट्ठा। हमारी दूसरी थी वो। ओके, इन्होंने एक गाना लिखा था, अच्छा उषा अच्छा, खन्ना, उषा करना बेखबर करके फिल्म थी और एक और लिखा था वो चांद चांद परदेसी का था। एक गाना लिखा था वो। एक बार चले आओ। मगर हाँ, मतलब शुरू हो चुका था। फुल हाँ। पिक्चर हाँ, समीर जी ने वो अब आएगा पहली मजा बार। की, और हम लोग की भी पहली फिल्म जो थोड़ा बहुत नाम लाइमलाइट में आया था वो उसी पिक्चर से आया था। ओके। क्या और होता है फिर ना बाद में दिल आरती लाई। जी, जब फिल्म आती है ना तो हम लोग से आज भी वही एक्साइटमेंट होती है। कोई भी फिल्म आती है तो हम लोग पहले तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, कहानियाँ हर फिल्म की कुछ अलग होती ही हैं। फिर हम लोग बैठ के सोचते हैं यार अच्छा इसमें ये चांस है, इस तरह का करना चाहिए। फिर ये हम लोग कितना थोड़ा- इम्पोर्टेंट है कि वही एक्साइटमेंट होती है, मतलब वही डेफिनेटली पहले जैसे मतलब और नया, हर फिल्म नया में प्रोजेक्ट है। पहली फिल्म से लेके आज तक एक्साइटमेंट उतनी ही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। करेक्ट। और फिर उस पर थोड़ा गौर करते हैं कि किस तरह के गाने देने चाहिए। फिर डायरेक्टर की भी अपनी एक चॉइस आ जाती है कि यार इसमें इस तरह के गाने चाहिए। कुछ लोग तो एग्जाम्पल भी लेके आ जाते हैं कि इस टाइप का गाना चाहिए, उस टाइप का गाना, तो उस पर होमवर्क करते हैं और उसके बाद अब लोग अपने और काम समीर जी नहीं, मैं वो कह रहा था कि जब हम काम शुरू किए तब वो सिस्टम शुरू हो गया था कि हर सिचुएशन पे दो गाने, हाँ, दो तीन दो मुखड़े मुखड़े सुनाओ। सुनाओ, तीन अच्छा। मुखड़े सुनाओ और सिलेक्शन होगा। ओके। इसलिए देखिए कई जगह समीर जी ने भी मेंशन किया, आनंद ने भी, Selector कि we are बैठेगा not और giving वो- what we want, Yeah. we are giving what others want. Today we are getting a chance to give what we want. आप सिंगल गाने जब बनाते हैं वहाँ आपको फ्रीडम ऑफ थॉट्स होता है कि आप जो चाहो लिखो, जो चाहो बनाओ। इसमें तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ब्रेनी वर्क करना पड़ता होगा कि सिलेक्टर बैठने वाला है, अरे बहुत पूरा बहुत इतना मुश्किल सारा काम। 2-3 ऑप्शंस रेडी ऐसे- रखो, जैसे ऐसे भी होता है- आर्किटेक्ट देता है कि नहीं नहीं ये ऑप्शन है, वो हाँ, ऑप्शन है, बिल्कुल वैसा हो वैसे। गया। ऐसा भी रिएक्शन हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्टर बैठा है, 4 असिस्टेंट बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठा है, और भी लोग बैठे हैं, सिटिंग हो रही है, और जो ट्यून हम लोग जोश से सुना रहे हैं और जो हम लोग को पसंद आया था, तो सब ऐसे रिएक्शन एक दूसरे को देखते हैं, दे डोंट नो देमसेल्व्स हाउ इट इज। तो एक असिस्टेंट की तरफ देखा और असिस्टेंट ऐसे किया, तो बस फिर हो गया। गाना टू फेल हो मच जाएगा। यार। एक बार एक ये हुआ है। एक प्रोड्यूसर एक ने हजार I बार can हुआ है। completely understand what you people might have. ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। एक बार एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मैंने हाँ। कहा था, हाँ वो बोला कि मैंने बोला वो ट्यून बहुत अच्छी है, हाँ बोला नहीं उसमें हम लोग 10 लोग आए थे, उसमें से एक को समझ में नहीं आई। तो मैंने बोला एक काम करो, एक थिएटर बुक करो, सिनेमा जाओ, और अर्ली मॉर्निंग करो, तभी अच्छा। वहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही होगी, हाँ, 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 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे, और सबको फ्री में बुला लो उधर, ओके। पूरा थिएटर भर जाएगा, फिर हम वो गाना सुनाएंगे। हाँ, हाँ, अगर उसमें से 1000 लोगों ने बोला वाह वाह, तो फिर तुम रिकॉर्ड करो। बोले ये नौबत आ गई है। इट्स वेरी सैड। बहुत मुश्किल है यार, ये बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है 5 मिनट में गाना सुना रहे हो तो बड़ा आसान काम है। आप अंदर आओ तो आपको इसके दर्द और तकलीफ के बारे में पता सच चलता है में, कि सच में। इतना मुश्किल काम है। सीरियसली एक तो मतलब इतने ऐसे बेवकूफ़ों के साथ काम करना, उसके बाद काम का चलना, उसके बाद फिर काम का मिलना, और ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये होती है कि हमें वो लिखना जो आपको चाहिए। हम कैसे लिखेंगे भाई? आप क्या चाहते हैं? हम कोई डॉक्टर थोड़ी है जो डायग्नोसिस कर लेंगे या कोई उसका टेस्ट करवा लें कि इसके दिमाग में क्या है। ये आपका आईक्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला क्या मांग रहा है और उसको तो इतने कम समय में कैसे मतलब अब वो समझ लेना। क्या करेंगे? अभी जब क्या होता है ना, जब आप काम करते 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 धीरे धीरे आप समझने लगते वो हैं, समझने लगते और फिर एक डायरेक्टर की अपनी एक पूरी प्रोफाइल आपके सामने होती है कि इसको इस तरह के गाने पसंद है, इसको Correct, तो correct, उसका अंदाजा लगा के कुछ उसकी बात से, कुछ उसके एग्जाम्पल से हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, मगर बहुत तकलीफ का काम है, आसान नहीं है। करेक्ट इट्स हम लोग ने शुरू से बल्क में काम करने या शुरू में आदत शुरू से। तो हमारे पास गाने वैसे भी हम लोगों ने इतने बना बना के रखे हुए थे, अभी भी जैसे मिलिंद ने बताया कि हजारों गाने बने हुए हैं। सो क्या होता है, उससे एक बड़ा फायदा रहता है कि कभी
अगर कहीं ऐसी जगह फंसो तो इतने गाने भाई ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, कोई तो तेरे की समझ में आएगा ना भाई। तो सामने वाला क्या पूछेगा, ये है हमारे ऑप्शंस, हाँ। चलो। बिकॉज ऐसे कितना भी लोग, बढ़िया। ऐसे भी संगीतकार या गीतकार होते हैं जो 15-15 दिन लगाते हैं एक गाना बनाने में। 15 दिन नहीं, आजकल तो मैंने सुना 3-3, 4-4 महीने लगा देते हैं तो गाना ये देने तो में। क्रिएशन है ना, मतलब क्या? बट अरे मगर क्रिएटिव हो तो क्रिएशन की But बात वो- करें। 15 वो स्किल भी ये इम्पोर्टेंट 3 महीना बोल रहे हैं तो 3 महीने वेट करने के बाद भी अच्छी चीज नहीं बनती है, ऐसा भी होता फायदा है। क्या है? वो भी है। सो वो ऊपर वाले का थोड़ा आशीर्वाद है, हम लोग का फटाफट सब बन जाता करेक्ट, है। नहीं नहीं आप मतलब बट फाइनली सभी क्या है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझे एक और चीज सडनली दिमाग में आया कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो जो चाहता है वो हमको बनाना पड़ता है, चलो हम वो बना के देते हैं। उसके बाद जब रिलीज भी करते हैं तो हम थोड़ी उसको कमरे में बैठ के वाह वाह खुद अकेले कर रहे हैं, वो भी पब्लिक के लिए ही बनाया है हमने। फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं, फाइनल मगर ये वर्डिक्ट decide उधर से ही करना, आएगा, सामने ये से ही decide आएगा। करना कि जो वो सेलेक्ट करके ले गया वो अच्छा था या हम जो देना चाहते थे वो अच्छा था, हाँ। ये इसका कोई बैरोमीटर है ही नहीं। नहीं, you can't wait। है या ही नहीं। आप तो ठीक है, हमारा काम ही अंधेरे में पत्थर फेंकने जैसा है। लग गया निशाने पे तो वाह वाह, नहीं लगा तो वाह वाह, लग जाता है तो क्रेडिट लेने वाले बहुत है, नहीं लगता तो गाली हम लोगों को पड़नी है, अरे गंदा गाना दे दिया बेकार। कोई ये नहीं बोलता कि भैया हमने सेलेक्ट किया था, वो है। सब वहां से बहुत धीरे बड़ी धीरे बात निकल जाएंगे कितनी इम्पोर्टेंट चीज और है वो ना। सारी चीज आ जाती किसके और ऊपर, मतलब राइटर म्यूजिक मुझे स्ट्रगल में जो जाना है तो आप ही लोगों को जाना Yes। है, तो क्या है। कई बार ये हुआ ना कि गाना किसी ने रिजेक्ट कर दिया, हमने दूसरे को दे दिया, वो hit वो हो गाना सुपर हिट हुआ, फिर वो ओरिजिनल आदमी का फोन आ रहा है, पहले आदमी का, कि यार आपने मुझे बताया नहीं था, मैं वो गाना छोड़ता नहीं। अरे बोले तू गधा है, तेरे को कैसे बताएंगे तू गधा है भाई, तुझे खुद अकल नहीं तो हम क्या बोले। क्या होता है ना आरती जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोगों को केवल उजाला दिखता है, अंधेरा नजर नहीं आता, यही प्रॉब्लम। इसीलिए इसको बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बड़ा मगर अंदर बहुत गड़बड़ है। यहाँ इतना आसान नहीं है एक चीज बराबर है करके क्या निकल बात। के कहीं किसी मकाम तक पहुँचना। नहीं वो बहुत- ओरिजिनली बहुत- बहुत आपको मिला tedious- हुआ है, बहुत इसलिए tedious आप job लोग आप समझ जाएंगे किसके बारे में बोल रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले हैं हम लोग को जो 30-35 साल पहले मिले, क्या कर रहे हो, स्ट्रगल। 20 साल पहले मिले, क्या कर रहे हो, स्ट्रगल। 10 साल बाद पहले मिले तो स्ट्रगल, आज भी मिलेंगे तो क्या करें, स्ट्रगल। सो इट्स नॉट अ वेरी इजी not लाइफ। very मैंने डैडी बड़ी That's अच्छी true, बात बोलते that's थे ना true, कि इस that's इंडस्ट्री में हर चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुमको सब कुछ मिल भी जाएगा, मगर एक चीज कभी खत्म नहीं होगी जिसका नाम है स्ट्रगल। पहले आप लड़ाई करते हो, स्ट्रगल करते हो एक मकाम तक पहुंचने के लिए, फिर स्ट्रगल करते हो उस मकाम को बनाए रखने के लिए, तो फिर उसका तो कोई रास्ता ही नहीं ना, स्ट्रगल तो कभी खत्म हो ही नहीं। कोई नहीं, बट लाइफ इज अ स्ट्रगल। हाँ, लाइफ life is a तो struggle। स्ट्रगल से तो कभी घबराने नहीं चाहिए, आने दो भाई। आने दो, हम रेडी है। बोलिए, कुछ और पूछ वाह, लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। एक ही अभी हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, उन्हें भी उत्सुकता है और मुझे भी सुनने की उत्सुकता है कि म्यूज़िक की तो ये बड़ी अच्छी आपकी जर्नी है, वो तो आपने हमें सबको बता दी है, लेकिन आपकी जो लाइफ की जर्नी है, सहचारिणी आपकी जो है पत्नी जी या जो है वो कहाँ मिली, कैसे आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम ये सबको तो बता उससे भी दीजिए। खतरनाक है। हमारे सारे स्ट्रगल से बढ़ के स्ट्रगल जो है, सहचारिणी जिसका नाम आपने लिया, ये विषय आप ना छेड़ती तो ज़्यादा अच्छा था कि हम इस विषय पे जो भी बात करेंगे सामने वाले का रिएक्शन होगा कि वो गलत है। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारी बीवी बहुत अच्छी है तो वो यकीन नहीं करेगी। क्यों? नहीं, उसको कभी लगता ही नहीं कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं उसकी तारीफ करूं तो भी बोलेगी। मैं तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ ना कि वो साजन का गाना देखा है, पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो मैंने उससे जाके कहा था कि अनीता, पहली बार, मेरी वाइफ का नाम अनीता है, ओके, ताकि बोल दूं, ताकि यहाँ दो दो अनीताएं हैं तो कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि मैंने तो पहली बार तुमसे इंस्पायर होकर एक गाना लिखा है। अच्छा। तो इतना क्या शॉर्ट बात और है? इतना बढ़िया जवाब उसने दिया। तो बोलती है कि आज पहली बार मुझे लगा कि आप झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं। अरे यार, बस उस दिन से मैंने तारीफ करना बंद कर दिया। मैंने बोला भाई अब बिल्कुल तारीफ करना ठीक नहीं है। देखिए आरती जी, सच्चाई ये है, मजाक की बात अपनी जगह है, बट आज अगर हम यहाँ पहुँचे हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा बैकबोन जो रही हैं, हमारी बीबियाँ रही हैं, हमारी फैमिली रही है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम
एक अच्छा परिवार हमको मिला, माता पिता से लेके, बच्चों से लेके, वाइफ से लेके, क्योंकि कोई भी आदमी सुपर सक्सेस कभी अचीव ही नहीं कर सकता अगर ये सपोर्ट उसके पीछे नहीं है, वरना वो कहीं ना कहीं बिखरेगा, कहीं ना कहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं वो उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं आपको हिस्ट्री बता सकता हूँ, इतना स्ट्रगल से जाना पड़ता है तो है ही है। सुपर अचीवर्स रहे हैं, उनके पीछे अगर फैमिली सपोर्ट रहा है ना, तो वो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान रही है और वो रास्ता बड़ा उनके लिए कामयाबी का बहुत आसानी से खुला है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सहचारिणी का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तभी तो हम यहाँ पहुँच पाए, नहीं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में रुकावट आ जाती। और वो पहला जो गाना लिखा था उसके बोल क्या थे? पहला कौन सा? अपने पत्नी जी के लिए वो तो बताया ना आपको, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो पूरी दुनिया उस गाने के बारे में क्या बात है, वो तो एकदम बढ़िया गाना है एकदम। क्या बात है। आनंद जी, आप आपके पत्नी जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। इन्होंने सब बोल दिया। मुस्कुराहट के पीछे की कहानी है कि तो मैं हम सबकी है एक कहानी, सबकी एक ही कहानी। नहीं, वो मिलिंद की थोड़ी अलग हो सकती है, बट हमारी तो सिमिलर है भाई। मिलिंद से पूछ लीजिए। मैं जो सोचा बोलूँगा ये सब बोल दिए। तो ये देखो अब सारा इल्जाम किसके ऊपर आना है? इसका कबीर जी आपने सब गड़बड़ नहीं, इल्जाम नहीं आएगा ना, थॉट प्रोसेस इल्जाम आपके ऊपर आ गया। इसका एक कारण है। हाँ। कारण ये है कि हम लोग ने इनके साथ 1000 गाने किए। हाँ। सबसे ज़्यादा फिल्में इनके साथ हम लोग ने काम किया, मतलब बाकी राइटर्स के साथ भी किया मगर इनके साथ। हाँ। वो इसलिए कि हम तीनों के बीच 1-1 साल की दूरी है। अच्छा। मेरे से 1 साल बड़े हैं। हाँ। इनसे 1 साल बड़े हैं। अच्छा। तो हम लोग इतने क्लोज हैं, वी आर लाइक 3 ब्रदर्स। करेक्ट। तो खुद की पत्नी और दूसरों की पत्नी के बारे में हर एक जानता है। हाँ। और समीर जी ने सब कुछ बोल ही दिया। बट अनीता जो मेरी वाइफ है, Yes. उसके साथ मतलब अभी हम लोग जो मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी ग्रेट सपोर्ट। Yes. और आई होप शी डजंट से कि आई एम लाइंग, लाइक इनकी बीवी बोल दी कि आप झूठ सफाई से बोल रहे। तो इसका मतलब अभी आप इसने इंस्पायर को कोई गाना बनाया ही नहीं। अब ये बनाए तो मैं फिर पूछूं अनीता जी से कि अब बताइए कि सचमुच ये इंस्पिरेशन से बना हुआ गाना है या कोई और? मुझे तो लगता है कि उनसे इंस्पायर होकर पूरी एकेडमी बना दी होगी। अब ये हो सकता है। अब ये भी आप हमारे जाने के बाद पूछ लीजिएगा, अभी मत पूछिए नहीं तो गलत जवाब आ जाए। नहीं नहीं अनिल जी, आप क्या श्रेय देना चाहोगे? सेम जवाब। विदाउट हाँ। वो कुछ आदमी बन ही नहीं सकता है। बराबर। घर पे 1 डॉटर आई हैव, हाँ। वाइफ एंड डॉटर एंड करेक्ट। और आपके बेटे बेटियां भी इसी लाइन में आने की नहीं, सोच मेरी रहे बेटी हैं? जो है वो उसने अभी संडरलैंड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट वगैरह करके यूके, अच्छा। और अभी बहुत कुछ ऑनलाइन वो कर रही है। ओके। आजकल होता है ना कि यस यस दे डोंट स्टिक टू वन थिंग, यस यस ये भी कर रहे हैं वो भी हाँ, कर रहे हैं। और उसके अंदर भी म्यूजिक है मगर शौकिया। शी इज लर्न 5th ग्रेड तक पियानो अरे ऑल्सो, वाह, और शी सिंग्स ऑल्सो वेरी वेल, क्या बात है। और वो अपने शौक के लिए। तो समीर जी ने एकदम सही कहा, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फैमिली सपोर्ट डजंट ओनली मीन वन जनरेशन, इट्स फ्रॉम फादर मदर देन वाइफ एंड देन चिल्ड्रन। राइट राइट। इवन चिल्ड्रेन चिल्ड्रन के करेक्ट होने से और अच्छा सपोर्ट होने से, उनके सेटल होने से पेरेंट्स की आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, ऋतिका रिया। ऋतिका जो बड़ी वाली है वो कोर्स की फिल्म मेकिंग, देन शी वाज असिस्टेंट इन 3-4 फिल्म्स। अरे वाह, शी स्टार्टेड विद दैट वीरे दी वेडिंग, और अभी सर्कस में भी थी। अरे वाह। 80% फिल्म में थी, फिर उसको लिगामेंट टेयर हो गया तो छोड़ना पड़ा लास्ट 20%। एंड नाउ शी वांट्स टू, शी इज फ्लोटिंग her own banner and she wants to make her own क्या बात है। short films, television serial, music videos and maybe even feature films। और छोटी वाली जो है रिया, वो अभी TYBA की साइकोलॉजी में, आपके सब्जेक्ट में। यस, क्या बात है। आप तो मिल चुकी हैं। एंड Yes. नाउ शी इज टीचिंग इन हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल, अरे वाह। बट नेक्स्ट ईयर शी माइट डू पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके।
एंड बोथ आर म्यूजिकल। रितिका भी, जैसे आनंद ने गौरी का बोला है, वो रितिका गिटार एकदम बजाती है ना रिया। रितिका एकदम सुर में गाती है, मगर वही शौकिया, हाँ म्यूजिक सीखना नहीं है। नहीं है। और छोटी वाली रिया गिटार थोड़ा बजा लेगी, कीबोर्ड बैठेगी तो वो भी बजा लेगी, गा भी लेती है। हाँ बट अगेन शी इज नॉट टेकिंग इट एज एज अ अ करियर, प्रोफेशन और करियर, एज अ हॉबी। एज अ हॉबी वो करते हैं। एंड आजकल वो जमाना है नहीं कि वी no, फोर्स देम टू डू। एंड यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस एज अ प्रोफेशन। करेक्ट। वो एसपी बालासुब्रमण्यम जी यहाँ पर बोले थे ना हाँ कि आप पढ़ाई और वो सब मत छोड़ो, हाँ इसको एज अ हॉबी रखो। चल गया तो ठीक है, करेक्ट। नहीं तो That's यू the- शुड हैव सम बैकअप। दैट्स द रीजन आनंद जो बताया ना कि बोथ माय सिस्टर्स आनंद एंड मी, वी ऑल, पापा पढ़ाई पे बहुत जोर दिए। समीर जी एमकॉम है, हाँ आई हैव डन माय एमए सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। आपने भी साइकोलॉजी में का कुछ बताया? साइकोलॉजी में बीए किया, एमए अच्छा। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, अरे फिर वाह। पीएचडी शुरू किया। ओके। तब तक अब आएगा मजा मिल गई। ओ अच्छा। तो एजुकेशन पापा हमेशा बोले कि यू विल हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट जब से हम लोग म्यूजिक में या इसमें काम शुरू किए, इससे ही एफिलिएटेड कोई भी काम करने में मन लगता है। तो जो फिर से मतलब इसी नोट पे हम क्लोज करना चाहेंगे, जैसे कि पैशन है आपके पास, वही आपका प्रोफेशन है, वही हमारा पर्पस भी है। वही पर्पस भी है, और वही पर्पस लेकर आप आगे चल रहे हैं और मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। और क्या चाहिए? और एक जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कहना चाह ज़रूर। रहा हूँ कि भाई ये तो हम लोगों का इंटरव्यू हो गया। हाँ। मैं चाहता हूँ कि एक सेशन ऐसा हो जिसमें हम लोग इंटरव्यू करें आरती जी का। अरे बाप रे। तो जरा एक आपके यूट्यूब चैनल पे एक नया इंटरव्यू लोगों को मिले ना, कि भाई सेलिब्रिटी जो है वो इंटरव्यूअर से क्या सवाल पूछता है। क्या बात और है। आप प्रिपेयर होके आइएगा उस दिन, क्योंकि आज आपने हम लोगों को बहुत घुमाया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, बहुत बहुत मजा आया। Thank यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप इतना टाइम निकाल के आज आए और माइंडफुल हार्ट टॉक शो में आप शरीक हुए और आपकी बातें हम हमारे साथ सबके साथ की, और बड़े बड़े बढ़िया से बढ़िया किस्से हम सबको सुनाए। और आप सब के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर एंडेवर्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबकी। माइंडफुल हार्ट टॉक शो is a very very good show, and the title itself tells us that it's very good for the mind and for the heart, and a very frank show done by Dr. Aarti Suryavanshi ji, and we enjoyed doing it. Thank you. You all will really enjoy it. बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। हम भी शो करते वक्त हमको बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय इट। डू वॉच। नमस्कार, मैं गीतकार समीर बोल रहा हूँ और आज मैं आपके सामने माइंडफुल हार्ट टॉक शो में हूँ। और आरती सूर्यवंशी जी से जो हमारी बातें हुई हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये शो इस चैनल पे आप ज़रूर देखिए। हमारी कुछ ऐसी अंतरंग बातें आपको पता चलेंगी जो इससे पहले आपने किसी शो पे नहीं देखा होगा। तो इसको ज़रूर देखिए और इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सगळ्यांना हा टॉक शो असे सजग बनवणारा, विजन विस्डमच्या अगदी जवळ नेणारा, माइंड हाच्या कौशल्यांना जागविणारा शो, माइंडफुल हा टॉक शो।